अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान रमशा कमल। सुबह का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले जैसे कि हम बात करते हैं कि 10 से 12 तक आपका हमारा साथ होता है। आज मंडे का दिन है और मंडे जैसे मैं जाते वक्त कहती हूँ ना कि अपने वीकेंड को फ्रेश रखें और साथ साथ अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, कहीं घूमने जाएँ, अच्छा खाना खाएँ, अच्छी स्लीप लें और क्वालिटी टाइम गुजारें। फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर किया कीजिए। तो उसके बाद जब हम मंडे को आते हैं तो मंडे को तरोताज़ा और ताज़ा दम होकर आते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि लेज़ी मंडे आ गया है, लेकिन मंडे को जी लेज़ी हो चाहे कुछ भी हो, काम तो करना है। तो अच्छा है आप एनर्जी के साथ आएँ और अच्छी मोटिवेशन के साथ आएँ। अच्छा जो है ना आगे आने वाला दिन जो है ना आप सोचें कि मैं अब जो पूरा हफ्ता है उसमें मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, उसको प्लान करके आएँ और अपने दिन का आगाज़ करें। जब हम पॉजिटिव थॉट्स के साथ और अच्छी बातों के साथ, अच्छी सोच के साथ दिन का आगाज़ करते हैं और आगे आने वाला हफ्ता प्लान करते हैं तो आप यकीन करें कि आपका जो आगे आने वाले दिन है वो भी अच्छे ही गुजरते हैं। तो अच्छी सोच के साथ, मज़बूत सोच के साथ अपने दिनों का आगाज़ किया कीजिए। और साथ साथ आज तो अपडेट ये भी है कि जो हीट वेव का सिलसिला था कराची से वो अब जा चुका है और इस वक्त जो है वो कहा गया है कि अब गर्मी की शिद्दत में कमी आती जाएगी और ये जो हीट वेव है वो उसका सिलसिला ख़त्म हो चुका है। तो कराची वाले बहुत ज़्यादा परेशान थे, बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा जो है ना वो तंग आ गए थे कि हीट वेव का जो स्पेल है वो ख़त्म नहीं हो रहा। तो इस वक्त आज हम देख भी रहे हैं कि सुबह से जो है ना वो अच्छी हवा चल रही है। इस वक्त शहर में थोड़ा क्लाउडी सा वेदर हो रहा है, बहुत ज़्यादा तो हम नहीं कहेंगे, धूप भी है, लेकिन बहरहाल जो पिछले तकरीबन महीने भर से हम देख रहे थे कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी, बहुत ज़्यादा लोग परेशान थे, वो इस वक्त आज हमें उसमें कमी होती नज़र आ रही है। इसके अलावा कुछ और भी अपडेट्स हैं आपसे शेयर करती हूँ। इस वक्त गवर्नर सिंध की जानिब से स्ट्रीट क्राइम मुतासरीन में 1000 मोटरसाइकिलें तकसीम की गई हैं और इससे पहले भी गवर्नर साहब ने ऐलान किया था कि बाइक्स दी जाएंगी, मोबाइल दिए जाएंगे, जो कि दिए भी गए थे। इस वक्त भी तकरीब हुई जिसमें इमदादी चेक्स दिए गए, मोबाइल फ़ोन्स और स्ट्रीट क्राइम से जो मुतासर हुए हैं उनमें 1000 से ज़ायद अफराद को बाइक्स दी गई हैं। तो ये अच्छी खबर हमारे सामने आई है। इसके अलावा सैलानी वेलफेयर के ताउन से स्कूलों में बच्चों को मुफ्त नाश्ता फराहम करने का भी सिलसिला शुरू किया गया। इसमें पहले भी हमने बात की थी। इसके अलावा 12,000 बच्चे हैं जिनको मुफ्त नाश्ता फराहम किया जाएगा। इसके अलावा राशन बैग्स की तकसीम का सिलसिला तो हमारे सामने है। इसके अलावा जो है वो आईटी के हवाले से भी काम कर रहे हैं, तो उनकी भी आमदनी का जो है वो आगाज़ हो चुका है। जिन्होंने अपने कोर्सेज़ किए हैं उनमें से कुछ लोग जो है वो मेन स्ट्रीम में शामिल भी हो गए हैं, कमा भी रहे हैं, तो इस हवाले से भी आपको खबर देंगे। इसके अलावा जी नेपरा की तरफ से खबर है कि इलेक्ट्रिक को नेपरा ने बेहतरीन कारकर्दगी करने वाली जो कंपनी है वो करार दे दिया है। बड़ी अछूती सी खबर लगी, मैंने भी जब इसको सुबह देखा कि बिजली की पैदावार, तरसील और तकसीम में बेहतरीन HSC स्कोर हासिल किया गया। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि क्या वाकई बाकी जो कंपनीज हैं वो इससे भी ज़्यादा बुरी हैं, उनकी क्या जो है ना वो परफॉर्मेंस है। और के इलेक्ट्रिक की परफॉर्मेंस तो कराची वाले बहुत अच्छे तरीके से जानते ही हैं। तो नेपरा ने किस तरह से इसको रेट किया है इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा नेगलेरिया वायरस जो है वो फिर से सर उठाने लगा है और इस वक्त हम देख रहे होते हैं कि बड़ी तादाद में लोग जो है ना स्विमिंग पूल्स में जा रहे हैं और जो स्टेगनेंट वाटर होता है उसमें स्विमिंग के लिए जाते हैं, वाटर पार्क्स में जाते हैं। तो ज़रा ख्याल से जाइए क्योंकि तिब्बी माहिरीन ने ख़तरे की घंटी बजा दी और उन्होंने कहा है कि मार्च से अक्टूबर तक नेगलेरिया वायरस अपने उरूज पर होता है। नेगलेरिया वायरस जो है स्विमिंग पूल्स, वाटर पार्क्स में नहाने से मुंतकिल हो सकता है, जैसे भी मैंने कहा, और वायरस दिमाग पर हमलावर होकर अपनी तादाद को बढ़ाता है और जो है वो जानलेवा भी साबित हो सकता है। तो भाई बहुत ख्याल करें, ख़ास तौर पर जब आप बच्चों को लेकर वाटर पार्क्स वगैरह जाएं तो किसी ऐसी जगह पे ना जाएं और कोशिश करें कि अवॉइड करें। भी समंदर भी खुला है, कोई पाबंदी भी नहीं लगी, कोई तूफ़ान की सूरत हाल भी नहीं है, तो आप वहाँ पर भी जा सकते हैं। और अगर किसी पूल वगैरह फार्म हाउस भी जा रहे हैं तो प्लीज़ ख्याल रखें, देखें कि पूल सेफ्टी है और वो बहुत ज़्यादा तादाद में तो लोग वहाँ पर नहीं आते क्योंकि नेगलेरिया वायरस जो है वो एक से दूसरे में पानी के ज़रिए मुंतकिल होता है। इसके अलावा जी क्लिफ्टन में साहिल की रेस से सफाई के जो है वो मशीनों का जो है वो इफ्तिताह किया गया है और अपनी मदद आपके तहत ये बीच क्लीनिंग मशीन्स हैं जिनको अब लेकर आया गया है, जिसके ज़रिए 4.5 एकड़ रकबे की फ़ी घंटा सफाई हो सकेगी। ये भी एक अच्छी हमें खबर सामने आई है। इसकी दरामद कितने में की गई है इस हवाले से भी हम बात करेंगे। इसके अलावा गार्डन तक मज़ार-ए-कायद साइकिल रैली का इनेकाद किया गया है। चाइना पार्क की भी सफाई की गई और आलमी यौम माहौलियात की मुनासबत से साइकिलिस्ट ने गार्डन से कायद आज़म के मज़ार तक रैली निकाली और इसमें ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े सभी शामिल थे और उन्होंने कहा कि हम माहौल को साफ़ रख कर आलूदगी में कमी कर सकते हैं और साइकिल का इस्तेमाल करें तो उससे माहौल में और फ्यूल कंजम्पशन में भी कमी आ सकती है। गाड़ी छोड़कर साइकिल की तरफ बढ़ना चाहिए, इसको फ़रोग़ देना चाहिए और हमारे मुल्क में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है। इन तमाम खबरों पर हम बात करेंगे। हमारे जो मेहमान हैं उनका तारुफ आपसे करवाते हैं। मेरे साथ अशरफ खान साहब मौजूद हैं, वेलकम टू द शो अशरफ भाई, और साथ साथ आज़ाद नोडियो भाई भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आज़ाद भाई, कैसे हैं? वालेकुम।
मिजाज बखैर। पिछले दिनों आपकी तबीयत सही नहीं थी, अब कैसी तबीयत है? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं बस। अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े बड़े दिन लगा देते हैं आप जो है ना वो शो में आते आते। हरू भरू टाइम। अच्छा, सबसे पहले तो जो है ना एक खबर थी जो हमने कल परसों में डिस्कस की थी और मैं चाह रही थी उसमें आज़ाद भाई भी आ जाए, तो ज़रा आज़ाद भाई से पूछेंगे क्योंकि उनकी बीट भी है और वो बहुत बेहतर हमें इस हवाले से बताएंगे। आज़ाद भाई, पिछले दिनों बिल पास हुआ है कि नई गाड़ियाँ ख़रीदनी है जो है वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने, और उसके लिए बजट भी पास किया गया जो कि प्री अलॉटेड यानी इस साल का जो रवा माली साल का बजट है उसमें से वो ख़रीदारी करनी, अरबों रुपए की वो ख़रीदारी करनी है और नई गाड़ियों के लिए प्रपोजल भी आ गया, अप्रूवल भी हो गया। कितनी गाड़ियाँ आनी हैं और पुरानी गाड़ियाँ कहाँ गई उसके बारे में बताएं, और वो कब खरीदी गई थी? क्या कायदे आज़म के ज़माने में ख़रीदी गई थी जो इस्तेमाल नहीं हो सकती? क्या सिलसिला है आपके पास, क्या खबर है इस हवाले से? इशू ये कि मुराद अली शाह की जो काबीना बनी थी कामिल अली शाह के बाद में उस 2013 में, तो मुराद अली शाह ने ये फैसला किया था उसकी काबीना ने कि सिंध हुकूमत के पास पैसा नहीं है, जो पुरानी गाड़ियाँ हैं उनकी मरम्मत कराओ और मरम्मत कराने के बाद उनको ज़ेर इस्तेमाल लाया जाए। उसके बाद में सिंध काबीना ने बैन लगा दिया था, मतलब पाबंदी आयद कर दी थी कि नई गाड़ियाँ खरीद नहीं करनी है, उन पुरानी गाड़ियों का इस्तेमाल करना है। और उसके बाद में ये हुआ कि मुराद अली शाह की खुद काबीना ने, जिसमें नासिर शाह दीगर लोग शामिल थे, उन्होंने क्या किया, जो सिंध हुकूमत की तरफ से उन गाड़ियाँ अलाट किया, उनकी गाड़ियाँ उनके नौकर चाकर इस्तेमाल करते थे, लेकिन वो गाड़ियाँ मिनिस्टर खुद इस्तेमाल नहीं करते थे। उसके बाद में उन्होंने प्रोटोकॉल विंग जो होती है, प्रोटोकॉल विंग गाड़ियाँ वो इस्तेमाल करते थे जो VIP मूवमेंट होती, जो बाहर से अहम शख्स आते थे उनके लिए इस्तेमाल होती है, वो गाड़ियाँ इस्तेमाल करना शुरू, वो गाड़ियाँ में नाकार हो चुकी थी। उसके बाद में नई गाड़ियाँ सिंध काबीना हुकूमत ने खरीद नहीं की, लेकिन उसके बाद फैसला ये हुआ कि जो भी फैसला होगा वो सिंध काबीना की मंजूरी से होगा। उसके बाद में सिंध काबीना ने अभी जो फैसला किया कि सिंध हुकूमत के पास इस वक्त कोई गाड़ी है नहीं, जो गाड़ियाँ जो ज़ेर इस्तेमाल गाड़ियाँ हैं सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के पास हैं, महकमा SND के पास हैं या मुख्तलिफ प्रोजेक्ट हैं, उनकी गाड़ियाँ तो हैं वो खरीद कर सकते हैं, लेकिन सिंध हुकूमत के मुख्तलिफ इदारे सिंध काबीना की मंजूरी के बगैर कोई गाड़ी नहीं खरीद कर सकते, चाहे मेरा गाड़ी हो या मोटरसाइकिल तक खरीद नहीं कर सकते जब तक सिंध काबीना उसकी मंजूरी। इस वक्त सूरत ये है कि कुछ दिन कबल जो है, कुछ माह कबल सिंध हुकूमत ने फैसला किया कि जो रोज़मर्रा की जो एशिया है उनमें कीमतों पर कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा है। तो उसमें जो है तमाम डिवीज़नल के जो कमिश्नर थे उन्होंने शिकायत की कि हमारे पास जो असिस्टेंट कमिश्नर है या मुख्तियारकार है या महकमा कीमत वरस के अफसरान हैं, उनके पास सरकारी गाड़ियाँ हैं नहीं, तो किसी प्राइवेट गाड़ी हायर करके जाते हैं तो उनके जो रेस्पॉन्स मिलता है पब्लिक की तरफ से रेस्पॉन्स मिलता है, इस वजह से कम हमें गाड़ियाँ प्रोवाइड करें। तो उसके बाद सिंध काबीना ने ये फैसला अभी किया है, मुराद अली शाह की काबीना कुछ दिन अगले हफ्ते, कि भाई सिंध हुकूमत मंजूरी दे ताकि हम नई गाड़ियाँ खरीद करें। पुरानी वाली गाड़ियाँ कहाँ जा रही हैं? पुरानी वाली गाड़ियाँ जो है इस कब्रिस्तान बन चुकी है। अच्छा, तो वो सही नहीं हो सकती? वो नहीं हो सकती, मुकम्मल तो नाकर बन चुकी है। वो गाड़ियाँ सिंध सेक्रेटरीट के अंदर मौजूद है। यहाँ पर ज़ियाउद्दीन अस्पताल से आगे आप जाएंगे KMC ग्राउंड है, यहाँ पर एक बड़ा कब्रिस्तान बना हुआ गाड़ियों का। अच्छा, मज़े की बात ये है कायम अली शाह की सरकार ने उस वक्त गाड़ियाँ ये ऑक्शन करके, ये गाड़ियाँ ऑक्शन में करते, चाहे हमारे पास कुछ चीज़ ख़राब होती है, घर में रोटी के टुकड़े ज़ाया होते हैं ना, आता ठेले वाला उनको दे देते, मतलब घर ख़राब नहीं हो। हमारे पास इतनी बड़ी सरकारी गाड़ियाँ, ये इतनी गाड़ियाँ हैं, कम से कम मेरे ख्याल से साबिक वज़ीर आला सिंध गौसले शाह, मुजफ्फर शाह, अरबाब गुलाम अरीम के दौर की मर्सिडीज़ गाड़ियाँ नाकाम हो चुकी हैं। वो गाड़ियाँ वहाँ पर कब्रिस्तान खटारा बन चुकी है, लेकिन सिंध हुकूमत उन गाड़ियों का ऑक्शन करने को तैयार नहीं है, क्योंकि पहले ऑक्शन करने की कोशिश की गई थी, लेकिन मर्जी का जो था टेंडर उस पर की गई थी, लेकिन उसको सुप्रीम कोर्ट का अदालतों का फैसला आ गया, जिसके बाद उनको रोका गया। उसके बाद में ताहाल सिंध हुकूमत फैसला नहीं कर सकी है इन गाड़ियों को कैसे नीलाम किया जाए। उस हवाले से सिंध हुकूमत ने कमेटी बनाई थी, साबिक सूबाई वज़ीर थे मैदनियात शबीर अली बिजारानी साहब, उनकी सरबराही जिसमें मुकेश कुमार चावला थे और एक दो मेंबर थे। उस कमेटी ने भी ताला फैसला नहीं किया, पार्लियामेंट कमेटी सिंध काबीना की सब कमेटी थी, उसने फैसला नहीं किया गाड़ी नीलाम कैसे करना है। उसके बावजूद ताल फैसला नहीं हो सका, वो गाड़ियाँ खटारा दिन ब दिन कब्रिस्तान बनी। आप जाएंगे सिंध सेक्रेटरी में, हर दफ्तर के बाहर बैरक्स में कम से कम 15 से 20 गाड़ियाँ नाकार मिलेंगी। हमें भी इस बात की तशवीश है ना कि भाई क्यों ऐसा हो रहा है। अशरफ भाई, जब हम बार बार ये बात करते हैं कि इस वक्त जो है अपने जो एक्सपेंसेस हैं उनको कट डाउन करने की ज़रूरत है, और जैसे ये वाली बात है, ठीक है अगर आप नई गाड़ियाँ खरीद रहे हैं, हमें तो उस पर भी एतराज़ है कि क्यों पहले तो वो जो पुरानी वाली गाड़ियाँ वो कहाँ गई कि हर साल हर बार नई काबीना आए, कुछ सालों के बाद आए, तो ऐसा कैसे, हमारी भी तो पर्सनल गाड़ियाँ हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हर 2-3 साल बाद तो गाड़ी नहीं ख़राब हो जाती। तो अशरफ भाई, वक्त की ज़रूरत तो ये है कि हम कशकोल लेके जब IMF के पास जाते हैं तो वो भी हमारे शशके देख के जो ना समझते हैं कि पता नहीं क्या कौम है जो भीख मांगने भी इतने प्रोटोकॉल्स में और इतनी तैयारी से आते हैं। एक तरफ ये हाल है, दूसरी तरफ इकनॉमिक सिचुएशन है ऐसी। आप क्या समझते हैं कि अगर ऐसे ही चलता रहा और ये मराज ऐसे इंजॉय करते रहे तो आवाम तो वैसे ही दिवालिया हो चुकी है? नहीं, जैसे प्राइस कंट्रोल की बात की, मैं बताऊं कि मैं तो हैरान हो रहा हूँ
आज़ाद भाई की बातें सुन के कि पाबंदी थी, जब पाबंदी थी तो आप भी मैं भी देखता हूँ जीएस नंबर प्लेट की गाड़ी जो है नए मॉडल की अभी मैंने देखी है, मैंने पिछले महीने देखी, हर महीने मतलब हर साल देखी है। मैंने तो कभी नहीं देखा कि नया मॉडल आया हो और सिंध गवर्नमेंट के जीएस नंबर प्लेट की गाड़ियों पे नहीं हो। ये एक सेकंड आशा भाई, ये कितने साल तक एक गाड़ी इस्तेमाल होती है? 5 साल के टर्न और तक होती है या साल भर बाद? दरअसल ये होता है कि सिंध हुकूमत की पॉलिसी ये है कि जिस अफसर को आप गाड़ी अलर्ट करते हैं, अफसर गाड़ी अलर्ट करने के बाद में वापस ओहदा छोड़ेगा, वापस कर देगा। लेकिन लेके चले जाते हैं। अच्छा, मजे की बात ये अफसर यहाँ पर हमारे पास ये होता है कि जो अफसर ओहदा छोड़ देता है लेकिन उसके बावजूद उस महकमे की गाड़ी वापस नहीं करता है, फिर दूसरे महकमे जाता है, उस गाड़ी पर कब्जा। इस वक्त सिंध का हुकूमत ने फैसला किया है कि चीफ सेक्रेटरी सिंध ने, भाई जो अफसरान ओहदा छोड़ चुके हैं उनसे गाड़ी वापस क्यों लेते हो? इस वक्त कई ऐसे अफसर हैं जिनके पास गाड़ियाँ, हमारे चीफ सेक्रेटरी तक यहाँ पर हैं, हमारे पास कई वज़रा हैं, कई मामले खास हैं, सरकारी गाड़ियाँ उनके कब्जे में है। रिकवरी के लिए भी बातें हुई थी लेकिन रिकवरी पे भी कुछ नहीं। अशरफ खान ने ये बात की कि सिंध हुकूमत की जो गाड़ियाँ नए मॉडल की हैं वो गाड़ियाँ सिंध हुकूमत के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स की हैं। ठीक, वो इसलिए वो सिंध हुकूमत के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में उसमें वो सीएम से सिंध काबीना से मंजूरी लेते हैं, हमारा ये प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट में ये काम करना है, ये समझ गए। ठीक, अच्छा, उसके लिए वो गाड़ियाँ खरीद करते हैं, उसको वो भी सिंध काबीना मंजूरी देती है। मैं कहता हूँ इस वक्त सूरत हाल ये है, 2013 के बाद में हर मोटरसाइकिल खरीदने का सिंध काबीना की मंजूरी लाजमी है। सही बात ये कि सिंध हुकूमत की जो गाड़ियाँ नाकारा हो चुकी है या नई गाड़ियाँ खरीद करनी है उसके लिए पॉलिसी अभी तक नहीं बनी है। रिकवरी पॉलिसी भी होनी चाहिए ना भाई, गाड़ियां रिकवर भी तो करें, आप पैसे रोकें, कुछ ना कुछ मराहत रोकें और ये गाड़ियां वापस लें, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप आवाम से तो सब कुछ करवा सकते हैं, इनसे कुछ नहीं करा सकते। अशरफ भाई आप भी कमेंट कीजिएगा, लेकिन वक्फा ले लेती हूँ, पहले वक्फे के बाद जरूर इस पर अशरफ भाई का कॉमेंट होगा। वेलकम बैक इन सिटी 10। जाने से पहले बात हो रही थी क्या इस वक्त हम मुतामिल हो सकते हैं इस चीज़ के कि जो मराहत इंजॉय कर रहे हैं, जिस तरह से सब कुछ चल रहा है, ये सिस्टम को कब तक ऐसे चलाएंगे? दिन से बहुत सिंपल सी लाइन दूंगा मैं कि IMF अभी जो आया था स्टाफ लेवल, उन्होंने कहा कि ये जो आपके शाहाना अखराजात हैं उसको कम करना होगा, चाहे वफाकी सतह पे, सूबाई सतह पे, क्योंकि वो जब आप बचाएंगे तभी आप लोगों की तरफ आप खर्च कर सकेंगे। मगर यहाँ पे आपके सामने शाहाना अखराजात की बात करें तो फ्री पेट्रोल, फ्री बिजली, फ्री मतलब आप एवरीथिंग इनके लिए फ्री है। मगर दुनिया में जो मेरा एक वर्ड है जो मैंने देखा है, दुनिया में कोई चीज़ फ्री नहीं होती है। मगर जो हमारे सरकारी अफसरान हैं इनको पेट्रोल फ्री, मतलब आप सुनेंगे आज़ाद भाई खबरें देते रहते हैं, हज़ार लीटर, मतलब आप सोचें 1000 लीटर किसे होता है कि हैदराबाद से रोज़ कराची आता है। बिजली के यूनिट्स कितने फ्री हैं? 1000 यूनिट पेट्रोल, 1000 लीटर पेट्रोल हो गया और 1000 यूनिट बिजली। आपके घर में कितना 200, 300, 400 यूनिट इस्तेमाल होता होगा, ये तो हज़ार यूनिट इस्तेमाल करते हैं। मतलब ये आवाम के टैक्स से मनी है जो आपको मिल रहे हैं, ये फ्री में नहीं मिलते, मगर ये हमें शाहाना अखराजात ख़त्म करने होंगे। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, एक और खबर आई, बड़ी अछूती खबर, अच्छा ही हुआ अशरफ भाई आप आ गए आज शो में। नेपरा ने एक इलेक्ट्रिक को बेहतरीन कारकर्दगी करने वाली कंपनी करार दे दिया। भाई कैसे, क्या क्राइटेरिया है, किन क्राइटेरियाज पे दिया है, ज़रा ये तो बता दें। जी, नेपरा जो है हर साल जो है तमाम जो आपकी बिजली बनाने वाली कंपनियां हैं उनकी ये कराती है एक हेल्थ, सेफ्टी और इन्वायरमेंट की जो है ना रिपोर्ट। तो सर्वे में वो देखते हैं कि कौन सी कंपनी जो है इन्वायरमेंट को सही कर रही है, सेफ्टी को देख रही है। तो आपके जो मुख्तलिफ इदारे हैं, हमारे 18 जो बड़ी कंपनियां हैं जो मुल्क भर में जो है बिजली फराहम कर रही हैं, जिसमें सरकारी सिर्फ वाहिद के इलेक्ट्रिक है जो प्राइवेट है। अब यहाँ पे जो इनका ये कहा गया है कि जो रिपोर्ट दी है साल 2024 का, उसमें कहा गया है बिजली की शोबे की सबसे बेहतरीन कारकर्दगी वाली कंपनी करार दिया है, और जिसमें सेफ्टी और इन्वायरमेंट का इन्वायरमेंट का कैसे कहेंगे कि यहाँ पे देखें फर्नेस ऑयल या डीजल से अगर बिजली बन रही होती तो अब ये टोटल गैस पे बिजली बना रहे हैं। साथ ही यहाँ पे देखा जाए जो इनको बाहर से भी बिजली आ रही है, यानी कि NTDC से जो आ रही है 1000 से 12 मेगावाट, तो वो भी जो है आपका मिक्स एनर्जी में आ रही है। तो इस वक्त मुल्क भर में देखा जाए तो फर्नेस ऑयल से बिजली बनाना बिल्कुल ही ना होने के बराबर है। तो उसके लिए जो रिपोर्ट बनती है तो सेफ्टी प्रोसीजर जो रिपोर्ट दी जाती है और नेपरा के लोग आके चेक करते हैं, तो वो तो अभी सूरत हाल देखेंगे। जैसे कि बारिश जब होती है तो यहाँ पे जैसे हमें खबरें आती हैं कि करंट लगने से या ये सारी, तो वो रिपोर्ट भी उन्होंने कहा कि सब क्लियर है और सेफ्टी और इन सब की रिपोर्ट दी है। तो उसमें ये कहा है कि एनवायरनमेंट बहुत बेहतरीन काम किया है एनवायरनमेंट के ऊपर और साथ में सेफ्टी के ऊपर। अब वो रिपोर्ट होती है नेपरा की जो हमारा रेगुलेटरी अथॉरिटी है तमाम बिजली घरों का, और उसके ऊपर वो सर्वे करा के दिया है। अब ये भी जैसे आप भी हैरान कुन है, तो देखा जाए तो वो लोगों के लिए भी ये हैरान कुन है खबर
कि जो सूरत हाल है सेफ्टी और ये सारे में, जैसे बिजली बिजली महंगी होने का भी तो ऐलान किया नेपरा में, क्या है कराची में क्या इलेक्ट्रिक ने तो महंगी नहीं की ना अभी? नहीं, जो मुल्क की जो सप्लाई है जो आपकी बेसिक है वो 3 रुपए के करीब इजाफा कर दिया है। ये बोझ और यकीनन ये कराची पे भी आएगा। कराची पे ऑलरेडी पहले समात हुई है, उसकी 1-2 दिन में उसकी भी रिपोर्ट आ जाएगी कि अगले 9 महीने तक जो है 2 रुपये 2.5 रुपये बिजली पर मंथ फ्यूल एडजस्टमेंट के मतलब में महंगी होगी और जो समझ लें 18 रुपये का बोझ आएगा। आज़ाद भाई, क्या असम्बलियों में इस बात पर, ये हम सुन तो बहुत रहे हैं जी, लोड शेडिंग ख़त्म की जाए और ये हो और वो हो, तकरीरें भी हो रही हैं, अमली तौर पर भी कुछ नज़र आ रहा है? क्या बातें हो रही, कितनी सीरियसनेस है इस वक्त काबीना में? मैं तो कहता हूँ यह अल्लाह तौबा अशरफ खान साहब, इन्वायरमेंट के लिहाज से के इलेक्ट्रिक ने या नेपरा ने जो फैसला किया है उसकी जो राय आमा थी उसको जोड़ा गया है। लेकिन मुझे ये बताया जाए कम से कम जो हमारे पास जो इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट है, जो जिसको एक इदारा है जिसको कहते हैं इन्वायरमेंट कोस्टल डेवलपमेंट, यानी समुद्री तरक्की और क्लाइमेट चेंज, मौसमी तब्दीली, उसका अपना दफ्तर कहाँ है? उसका दफ्तर है यहाँ पर चमड़ा चौरंगी पर, इन्वायरमेंट कम्प्लेक्स बना हुआ है कोई। अच्छा, वो महकमा मुकम्मल तौर पर इतना बड़ा इदारा है, क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंट कोस्टल डेवलपमेंट, समुद्री तरक्की, मौसमी तब्दीली और माहौलियाती निज़ाम को ठीक करना। उस महकमा का हाल ये है, वो महकमा मुकम्मल तौर पर गैर फाल है। उस महकमे में सिर्फ एक डीजी का राज है, वो डीजी है नहीं मुगल साहब, वो पता नहीं कहाँ से फरमाइश आया है। वो एक अकेला बंदा है, पूरे महकमे को चला रहा है। वो नहीं वज़ीर की सुनता है, नहीं चीफ सेक्रेटरी की सुनता है, नहीं सीएम की सुनता है, किसी की सुनने को तैयार नहीं है। वो एक बंदा इधर चला है, हो सकता है अगले साल रिटायर्ड हो जाए, लेकिन क्लाइमेट चेंज उसका डीजी नहीं, कोस्टल डेवलपमेंट उसका डीजी नहीं, उसकी खातून जो सेक्रेटरी है नायला उमर ख्याल से नाम उसका। लेकिन हमारे पास जो ख़ास तौर पर इन्वायरमेंट के मामले में, अगर इन्वायरमेंट का मामला है तो नेपरा ने फैसला किया, तो इन्वायरमेंट की जो सूरत हाल है हमारे पास कराची में, उसके लिए नेपरा ने किससे पॉलिसी मांगी, उसकी पॉलिसी बना तो किस तरह बनाई, किस तरह इतना बड़ा फैसला किया। क्योंकि हमारे पास ख़ास तौर पर कराची में क्लाइमेट चेंज का मामला, कोस्टल का जो मामला है, ये समुद्र का मामला, ये वहाँ जुड़ता है कराची से, और उसके इन्वायरमेंट वाला जुड़ता है। लेकिन दूसरी बात ये, हमारे पास महकमा एनर्जी और महकमा मैदनियात, 2 महकमे हैं जिससे बिजली बनती है मैदनियात से, और महकमा जो तवानाई है जिसका वज़ीर इस वक्त नासिर शाह हैं। हमारे पास ये है कि वो खुद कहते हैं कि हमारे पास जो वफाकी इदारे जो हैं, हेस्को, सेपको, के इलेक्ट्रिक, हमारे सुनने को तैयार नहीं है। भाई आपकी सुनने को तैयार नहीं है, सूबाई खुद मुख्तारी के बाद में, 18वीं आईनी तरमीम के बाद में, तो फिर आप नहीं सुनते हैं तो कम से कम वफाक से रब्ता करें। इस वक्त हुकूमत जो नवाज लीग है उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसके साथ ही इलाक करके बनाया है, इलाक नहीं टेका दिया हुआ है। कहने का मकसद ये है, उसके बावजूद आपके जो इदारे सूबाई हैं, मतलब मकसद उनका हासिल हो रहा है, लेकिन पीछे बैकअप सपोर्ट है, अच्छे अल्फाज में बैकअप सपोर्ट नहीं करते। अच्छा अल्फाज का क्या इस्तेमाल करें? जो अवाम का मसला हल नहीं, हम अच्छा अल्फाज किसके लिए इस्तेमाल करें? नहीं, मैंने ये कहा, मैंने कहा अगर अच्छे अल्फाज में कहें तो। नहीं, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने अच्छा अल्फाज इस्तेमाल किया, लेकिन मैं इसलिए इस्तेमाल करता, मैं बिजली मुझे मिलेगा, आपको मिलेगा, अशरफ खान को मिलेगा, आम शहरी कैमरामैन को मिलेगा, हमारे जो बैठे हैं पीछे पीसीआर वाले, उनको बिल मिलेगा। बिल तो अदा करना है। हाँ। लेकिन मामला ये है कि हमारे पास जब सिंध हुकूमत इतना बड़ा हुकूमत है, उस हुकूमत को चाहिए कम से कम ये हमारे पास जो नेपरा के ये दिग्गज, अच्छा नेपरा हमारा जो सिंध हुकूमत का नुमाइंदा कहाँ है? आज तक सिंध हुकूमत रड़ियाँ कर करके शोर करके मर चुकी है, लेकिन नेपरा में सिंध हुकूमत को नुमाइंदा नहीं है। क्यों? इसके लिए साबिक वज़ीर तवानाई इम्तियाज़ शेख ने शोर मचाया। अभी नासिर शाह तो खामोश है, वो तो गमी भी शरीक होता है, खुशी दोनों में शरीक होता है, उसकी पॉलिसी है। लेकिन कहने का मकसद आइनी इदारे हैं, आइनी इदारों में हमारी नुमाइंदगी नहीं होने की वजह से इसके लिए हमारे पास दीगर जमात में MQ पाकिस्तान हो या इस वक्त जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या जो सबका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, लेकिन ये आइनी इदारे हैं, इनमें हमारी नुमाइंदगी नहीं है वफाक में। क्यों नहीं है? हमारा अगर कैलेक्टर का मामला है, हेस्को का, सेप्को का मामला है, उसमें कम से कम सिंध हुकूमत का नुमाइंदा शामिल होना चाहिए, ताकि अपने मौक़िफ़ इख्तियार करे। सही बात है। मौक़िफ़ इख्तियार करने को तैयार नहीं है, बात करने को तैयार नहीं है। लेकिन हमारे पास सबसे बड़ी वजह ये है, हमारे पास जो इदारे जो हैं वो गैर फाल हैं। गैर फाल इदारे फैसले करते हैं, हम पर ताबे कर देते हैं, उसके बाद में बड़े शोर मचाते हैं, सिंध हुकूमती हो या MQ पाकिस्तान हो या दीगर जमातें हो। लेकिन अमली तौर पर हमारे पास आइनी तौर पर जिन इदारों को जिम्मेदारी बनती है वो अपनी इदारे जिम्मेदारी पूरी करने को तैयार नहीं है, चाहे इन्वायरमेंट हो, चाहे नेपरा हो या कोई भी हो। जिम्मेदारी पूरी करने को तैयार हो जाए तो सारी चीज़ें, सिस्टम पूरा बेहतर हो जाए ना। फिर जहाँ से शुरू हुए थे आखिर तक जो है ना, हर मसले का यही हल है कि जिम्मेदार नहीं है और ऑनेस्ट नहीं है। गवर्नर सिंह साहब ने जो है ना स्ट्रीट क्राइम मुतासर में 1000 मोटरसाइकिलें तकसीम की हैं। आशा भाई,
जी, जैसे कि देखा जाए इन्होंने ऐलान भी किया था, ये वो हैं जिनके स्ट्रीट क्राइम में या चीना में जब बाइकें या मोबाइल फ़ोन गए थे तो उन्होंने मोबाइल फ़ोन भी दिए हैं, जिन्होंने रजिस्टर कराई थी और जिन्होंने FIR कराई थी। और उसमें जो पिछले साल दिसंबर से जो हुआ था उसमें उन्होंने कहा कि इस 6 महीने 8 महीने जो गरीब लोग थे, ख़ास तौर से उनको फोकस किया था जो फूड पांडा वाले हैं, उनकी बहुत सारी खबरें चली थी कि उनसे पैसे भी लूट लिए, बाइक भी ले गए। वहाँ से खबर शुरू हुई थी तो इन्होंने अपने साथ जो लोग हैं उनके साथ मिल के अब तक 1000 बाइकें जो हैं, मतलब मुसलसल अलग अलग वाक़े में 100, 200, 300 करके तो मजमूई तौर पे 1000 बाइक फराहम किए। मगर देखा जाए चलो एक अच्छा स्टेप है, लेकिन जो सूरत हाल है जिसको कंट्रोल करना है, क्योंकि ये 1000 नहीं हज़ारों बाइकें चोरी हुई हैं, हज़ारों मोबाइल फ़ोन गए हैं, तो उसके लिए कंट्रोल करना होगा। पुलिस मैकेनिज्म सिस्टम, सेफ सिटी प्रोजेक्ट, अभी से पैसे ही जारी हो रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर देखा जाए कि 2016 से मैं सुन रहा हूँ बातें बहुत हो चुकी हैं सेफ सिटी पे, सेफ सिटी नज़र नहीं आ रहा। नहीं आ रहा। अच्छा, वेरी क्विकली आज़ाद भाई, मुझे आपसे इस बात के बारे में भी पूछना है कि ये 12,000 बच्चों को मुफ्त नाश्ता भी तो करवा रहे हैं गवर्नर साहब सरकारी स्कूलों में, आपका क्या कमेंट है इस पे? सच बताऊं, बात सच पूछने के लिए तो आपसे पूछा है, लेकिन है रुसवाई की मामला ये है कि क्या गवर्नर साहब खुद जेब से पैसे खर्च करें? क्या ये बाइकें गवर्नर साहब खुद अपनी जेब से दे रहे हैं? क्या हुकूमत के बजट से दे रहे हैं? भाई गवर्नर साहब जो हमारे पास कामरान टिसोरी साहब है, ये एक ब्रांड है। चाहे अरबाब रहीम का दौर हो, चाहे मुस्लिम लीग फंक्शनल का दौर हो, चाहे MQ पाकिस्तान का दौर हो, ये तो एक ब्रांड बनने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे वो दिन याद है जब फंक्शनल हाउस एक बना था मीडिया के इदारा, उसकी आखिर LED जो थी वो तो गवर्नर साहब ने छोड़ी, जो उस वक्त उसके मोतबर बने होते। कहने का मकसद ये हुकूमत का काम है, हुकूमत अपना काम, गवर्नर वफा का एक नुमाइंदा है, आईनी तौर पर उसका जो काम है वो अपना काम करे। इस वक्त अमन अमन ये कर रहे हैं, अमन अमन प्रॉब्लम है, अभी बाइकें तकसीम कर रहा है, गवर्नर खुद नहीं कर रहा है, अपनी जेब से नहीं दे रहा है। चलें, अच्छा ना, स्पॉन्सर ढूंढ के लिए आवाम को तो मिल रही है। नहीं, इसका हल क्या है? गवर्नर अपना आईनी काम करे ना। जल्दी बताएं क्या हाल है, मुझे वक्फे की तरफ बढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल गवर्नर वफा का नुमाइंदा है, रेंजर्स सिंध में अमन अमन की सूरत हाल के हवाले से यहाँ पर पोस्टेड है। क्या रेंजर्स ने टारगेट ऑपरेशन किया अमन की सूरत बेहतर? इस पर रेंजर्स कहाँ हैं? वो अपने काम करे कम से कम। यहाँ पर सूरत हाल ये अमन अमन की सूरत हाल के लिए गवर्नर साहब पुलिस को इस्तेमाल करे, रेंजर्स को इस्तेमाल करे, कानून ऑफिस करने वाले इदारों को इस्तेमाल करे, ताकि अमन अमन की सूरत हाल बेहतर हो। ये मोटरसाइकिल तकसीम करने मसले का हल नहीं है, ये आम शहरियों की ज़िंदगी बचाने का हल ये नहीं है कि मोटरसाइकिल आपने दे दी, मेरा बेटा कत्ल हो जाए, आपने उसके मोटरसाइकिल चलेगी, मोटरसाइकिल दे दी, मैं खुश हो जाऊँ। मामले का हल ये गवर्नर साहब अपना आईनी जो हक है वो इस्तेमाल करे, ताकि हमारे पास कराची में अमन अमन की सूरत हाल बेहतर, अमन अमान की सूरत हाल बेहतर बनाना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस हवाले से बहुत इजलास हो रहे हैं, बहुत बातें हो रही हैं, सिंध काबीना भी हमें जो है इस पर सीरियस नज़र आती है। लेकिन बात वही है कि जब इम्प्लीमेंट होगा और आवाम तक उसके असरात नज़र आना शुरू होंगे, तब विन विन सिचुएशन होगी, तब बेहतरी आएगी। थैंक यू सो मच अशरफ खान साहब, आपने वक्त दिया, आज़ाद नूरी साहब आपने वक्त दिया। आप दोनों की आमद और वक़्त। जी चाय कप पर बचना है? नहीं, अभी छीनेंगे नहीं, आप पियेंगे, हम दोनों वक्फे में अपनी चाय और कॉफ़ी ख़त्म करेंगे। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब, आज हम इस सेगमेंट में बात करेंगे कि हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ी तादाद, जैसे कि हमने पिछले दिनों भी शो में हम बात करते हैं और करते रहते हैं कि अब से अगर 8 माह पहले का डाटा अगर निकाला जाए तो तकरीबन 8.5 लाख जो पाकिस्तानी हैं वो पाकिस्तान से बाहर गए हैं और तालीम हासिल करने के लिए गए हैं। तो इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तानी बाहर जा रहे हैं और अभी भी जाना चाहते हैं। ख़ास तौर पर जो सबसे ज़्यादा फोकस होता है कि बच्चे एजुकेशन के लिए जाते हैं, स्टूडेंट वीज़ा पे जाते हैं और जो है वो स्कॉलरशिप्स लेकर भी बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स जा रहे होते हैं। लेकिन असल मसला कहाँ आता है कि जी जो पैसे हैं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के पास, वो एक तो बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में, अभी डॉलर रेट बढ़ने के बाद जो है ना वो समझ नहीं आ रहा होता कि क्या करें, कैसे जाएं। फिर जो कंसल्टेंट्स हैं वो सही रास्ता कुछ बहुत अच्छा दिखा देते हैं, कुछ दिखा नहीं पाते, कुछ फ्रॉड की नज़र हो जाते हैं। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ द राइट वे और पाथवे क्या है कि स्टूडेंट्स जो है वो पाकिस्तान से बाहर, ख़ास तौर पे आज हम यूके को फोकस करेंगे कि कैसे जा सकते हैं, कैसे अपनी स्टडीज़ हासिल करते हैं, और सबसे अच्छी बात ये कि स्कॉलरशिप पर कैसे जा सकते हैं। इन तमाम चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट्स और पैनलिस्ट मौजूद हैं, वेलकम करते हैं उनको शो में और तारुफ भी करवाते हैं। सबसे पहले मेरे साथ तलहा अनवर मौजूद हैं, आप इंटरनेशनल एजुकेशन एडवाइज़र हैं, वेलकम टू द शो तलहा। साथ साथ प्रिंस बट भी मौजूद हैं, आप सेंट मेरी यूनिवर्सिटी में लंदन में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, वेलकम टू द शो प्रिंस। और साथ साथ जो है वजी फरीदी भी मौजूद है, आप भी इंटरनेशनल एजुकेशन एडवाइज़र हैं। तो सबसे पहले आगाज़ करते हैं तलहा आपसे ही कि तलहा, हमने ये देखा है कि
बहुत सारी तादाद में जो ना बच्चे बाहर जाना चाह रहे हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि किस तरह से जाना है, या वो अपना होमवर्क कर भी लें तो जब वो कंसल्टेंट्स के पास जाते हैं या इंटरनेशनल एडवाइजर्स के पास जाते हैं तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करना है और कैसे होगा। तो किस तरह से जो है ना वो आपकी क्या गाइडलाइंस है, स्पेसिफिकली यूके को आप अभी देख रहे हो? थैंक यू सो मच रमशा। आपके सवाल को अगर मैं इस तरह मोल्ड करूं कि एक स्टूडेंट जब पूरी दुनिया को सामने देखता है तो उसके सबसे पहले सवाल ये होता है कि मैं कौन सा कंट्री चूज़ करूं, क्योंकि अगर आप पाकिस्तान से बाहर एजुकेशन देखते हैं तो आपको मिडिल ईस्ट में भी, आपको फार ईस्ट में भी, यूरोप में भी, यूके में भी तमाम जगह यूनिवर्सिटीज़ नज़र आती हैं जो टॉप 100 में आपको होती हैं। तो सबसे पहले आज मैं व्यूअर्स को वो 5 पॉइंट्स बता देता हूँ जिससे बहुत ईजी हो जाएगा कि हाउ टू सेलेक्ट योर स्टडी डेस्टिनेशन। सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपकी जो एलिजिबिलिटी है, यानी बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जो पाकिस्तान के अंडर ग्रेजुएट के लिए इंटरमीडिएट को एक्सेप्ट ही नहीं करते। स्टूडेंट को पहले जाके फाउंडेशन पढ़ना पड़ता है। तो हमें ये देखना चाहिए कि कहाँ पर हमारी पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी की बैचलर्स की डिग्री रिकॉग्नाइज्ड है, इंटरमीडिएट रिकॉग्नाइज्ड है। पॉइंट नंबर 2, लैंग्वेज। बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जब स्टूडेंट्स वहाँ पर जाते हैं तो उनको आइडिया होता है कि शायद स्टडीज़ तो इंग्लिश में मिल जाएंगी, बट जब आप कम्युनिकेट करते हैं या फिर आप जब अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं तो आप लैंग्वेज बैरियर बहुत ज़्यादा फेस कर रहे होते हैं। थर्डली आपको ये देखना होता है फंड्स, क्योंकि पाकिस्तान से जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं या तो वो कहते हैं कि हमें 100% स्कॉलरशिप्स चाहिए या पार्शल स्कॉलरशिप्स चाहिए, जिस तरह टाइम्स कंसल्टेंट 10, 20, 30, 40, 50% तक स्कॉलरशिप्स में आपको हेल्प आउट कर सकता है। फिर एक पॉइंट होता है कि आपको वहाँ पर अपने लिविंग एक्सपेंसेस अफोर्ड करने के लिए कुछ ना कुछ एक टाइम मिलता है या नहीं, जिसको हम कहते हैं 20 आवर्स पर वीक अगर आपको पार्ट टाइम अलाउड हो। नंबर 4 कि पोस्ट स्टडी वर्क परमिट, कि जो भी आप एक डिग्री लेते हैं 3 साल 4 साल की, उसके बाद वो कंट्री आपको क्या इजाज़त देता है कि आप कितने मजीद साल वहाँ पे रुकें और जो आपने पढ़ा आप उसको इम्प्लीमेंट करें। मुझे लगता है ये बहुत एक बुनियादी 5 पॉइंट्स है जो हर स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो प्रिंस, यू आर फ्रॉम सेंट मेरी यूनिवर्सिटी, what courses and what scholarships are you offering to the Pakistani student? Yeah, so St Mary's offer quite a few different types of scholarships, but I'm specifically from computer science. Okay. So we do offer students up to £3,000 in scholarships if they decide to come to St Mary's. There's a lot of other opportunities as well. So we're running internship programs, so this is a place to kind of work opportunities so they can get paid work whilst they're studying. There's also kind of support with other elements when students come into the university itself. But as a university, for us, Pakistan is actually a really good market. What we've seen is a lot of talent in Pakistan, and that's what we're interested in attracting. So that's why we come to the Pakistan market, and in recent years, we've been establishing a lot more links with the Pakistan market. It's very nice. Very few universities and representatives visit Pakistan to offer scholarships to the Pakistani students. So, in which field are you guys offering scholarships? Yeah, the scholarships are provided kind of more generally to the university, but they're also kind of subject-specific ones as well. So in computer science, we've actually launched our own scholarships as well. So for students that are academically brilliant, we do have like fully paid scholarships as well for the entire duration of the course. I know Pakistan is one of those kind of emerging markets, I would say, in terms of, we're now starting to recognise how big the potential is, and you'll see actually more representatives coming out. That's why I'm here, flying out all the way to Pakistan to see the potential that we have here. So, I will later ask you that why you choose Pakistan and why are you here. It is a big question because how did you recruit Pakistan that I should come to the Pakistan and meet Pakistani students, I should visit Pakistani universities. So it's a big question for me also. We'll answer you later. अच्छा जी, तो वजी फरीदी साहब, आप बात यही हुई जो तरह से भी बात हुई कि अब जो स्कॉलरशिप ढूंढ रहे हैं, जाना चाह रहे हैं, पैथवे ढूंढ रहे हैं, आपकी नज़र में आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानी बच्चों को मुल्क से बाहर जाने में सबसे बड़ा हर्डल क्या है जिस पर उनको काम करने की ज़रूरत है? देखिए, सबसे पहले तो जो चीज़ है वो है राइट गाइडेंस। स्टूडेंट को अगर गाइडेंस सही मिल जाएगी तो वो उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा प्रोसेस। सही। हर बात लिखी हुई तो इंटरनेट पे नज़र आ जाती है, लेकिन बात है कि उसके अंदर क्या है वो किसी को नहीं पता। तो उसके लिए हम काम कर रहे हैं। हम डिफरेंट सिटीज़ के अंदर हैं, 26 सिटी ब्रांचेस हैं टाइम्स कंसल्टिंग की, उसमें हम काम कर रहे हैं। डिफरेंट स्टूडेंट्स को डिफरेंट गाइडेंस दे रहे हैं कि भाई क्या स्कॉलरशिप्स, क्या पाथवे आपने लेना है, किस तरीके से लेना है, अकॉर्डिंग टू आपकी एलिजिबिलिटी क्या बन रही है, किस तरीके से आपने फ़ंड्स को शो करना है, क्या आपने इंग्लिश टेस्ट लेने हैं, कौन से मेजर्स लेने हैं जिसके लिए आपको इजीली वीज़ा तक आप पहुंच जाएंगे। एडमिशन्स तो स्टूडेंट्स को डायरेक्ट भी मिल जाते हैं ना, वो अप्लाई किया उसने मिल गए, लेकिन बात यह है कि भाई राइट एडमिशन राइट यूनिवर्सिटी के अंदर, फिर उसके बाद स्कॉलरशिप।
फिर स्कॉलरशिप के बाद हम वीज़ा तक कैसे पहुँचे, क्या डॉक्यूमेंट लगाएं, किस तरह कहाँ जाना है, किस तरह से क्या सबसे बड़ा बनेगा। मसला तो वाकई वीज़ा हासिल करना बिल्कुल है ना, सबसे बड़ा admissions तो मसला मिल जाते हैं। यही सारी बात है। तो फिर यूनिवर्सिटी के साथ जो कोलैबोरेशंस हैं, यूनिवर्सिटी के ट्रस्टेड पार्टनर्स हैं, तो हर इन्फॉर्मेशन हमें अपडेट होती है। स्टूडेंट एक बात पता करने के लिए शायद 10 दिन लगा देगा यूनिवर्सिटी से, हम उसको सेम डे बता सकते हैं, उसी वक्त बता सकते हैं कि हाँ देखिए जी ये इसमें इसको आपने इस तरह करना है, एडमिशन आपका हो सकता है या नहीं हो सकता, स्कॉलरशिप मिल सकती है नहीं मिल सकती, आइल्स हो गया, इंग्लिश टेस्ट हो गया, उसका वेवर मिल सकता है नहीं मिल सकता, क्या आपको उस पर पैसे खर्च करने की ज़रूरत है या नहीं है, तो बच रहे हैं आपके वो पैसे। तो इस तरीके से हम डिफरेंट सिटीज़ में आपको काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। कराची में 4 ब्रांचेज़ हैं, हर एरिया में बना दिया, नाज़ाबाद में बना दिया, डिफेंस में बना दिया, शवार फैसल में बना दिया, गुलशन में बना दिया। तो हर एरिया की पॉपुलेशन को केटर करने के लिए, और जाहिर सी बात है हर कोई इतना दूर ट्रैवल नहीं कर सकता, आप समझते ही हैं, तो इसलिए हमने हर मेन एरियाज़ के अंदर, क्योंकि मैंने बड़े एग्जीबिशंस भी होते हुए देखे ना आप लोगों के, कि वो फेयर लगता है, यूनिवर्सिटीज़ वाले वहाँ पर होते हैं और सारे स्टूडेंट्स भी, तो वो भी एक अच्छा मेरे ख्याल से एक्टिविटी होती है। पूरा साल होता है, वहाँ से आपको मिलता है टैलेंट। बिल्कुल हर महीने आप देखिए, एवरी मंथ हमारी जो है एग्जीबिशंस हो रही हैं, फ्री एंट्री है, कोई चार्जेस नहीं है उसके थ्रू भी। स्टूडेंट्स आएँ मिलें, यूनिवर्सिटी का रिप्रेजेंटेटिव मौजूद है, हम मौजूद हैं, उनसे मुलाकात करने के बाद हमसे गाइडेंस लें, तो ये स्टूडेंट को बहुत आसानी पैदा हो रही है। अंडर वन रूफ सारे कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ बैठे हुए हैं और वहाँ पर वो सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ज़रा अब देखें ना, अब बच्चा यूके नहीं हो सकता, ऑस्ट्रेलिया जाना भी चाहे, हो सकता है कनाडा जाना भी चाहे, हो सकता है वो यूके जाना चाहे, तो उसको अंडर वन रूफ सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बेसिकली मैं तो कहती हूँ हर चीज़ के लिए ना काउंसलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब व्हेन यू काउंसिल तो आपको पता चल सकता है यार मैं किस कैपेसिटी में क्या काम कर सकता हूँ। जैसे भी उन्होंने कहा कि वी आर फोकसिंग मोर ऑन कंप्यूटर साइंस, वी हैव अदर फील्ड आल्सो बट ही इज मोर इनटू कंप्यूटर साइंस। बिल्कुल। सो प्रिंस, कमिंग बैक टू यू, बट आई विल कम ब्रेक आफ्टर दिस ब्रेक, कम टू यू आफ्टर दिस ब्रेक, टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। बात हो रही है जनाब स्कॉलरशिप्स तलबा कैसे हासिल कर सकते हैं और ख़ास तौर पर अगर यूके जाना चाहें तो पाथवे क्या है, इस हवाले से हम तमाम लोग बातें कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ी मार्केट नज़र आती है पाकिस्तानी तलबा में। हम कहते हैं ना बहुत ज़्यादा टैलेंट है, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, दिमागी तौर पर बहुत ज़्यादा तेज़ हैं। जब पाकिस्तान से बाहर जाते हैं तो यकीनन अपना लोहा मनवा ही लेते हैं, चाहे कैसे भी सूरत हाल हो। लेकिन बात वही है कि यहाँ से निकलना और यहाँ से जाना उनको समझ में नहीं आ रहा होता। तो प्रिंस बट भी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रिंस से पूछेंगे कि जनाब वो ये बताएं कि वो पाकिस्तान आए हैं ख़ास तौर पर पाकिस्तानी तलबा से मिलने के लिए और ये जानने के लिए कि एक बड़ा टैलेंट है, एक बड़ी मार्केट है पाकिस्तान में जो कि हम उसको ले जाकर पढ़ा सकते हैं और स्किल कर सकते हैं। तो प्रिंस, कमिंग बैक टू यू, व्हाई हैव यू चूजन पाकिस्तान टू विजिट हियर एंड टू मीट द स्टूडेंट्स? Yeah, so mainly like in the UK, we have a kind of big demand for particular skills. And in the UK, we have like a shortfall of 63 billion in our digital skills. What we recognise is that we have in Pakistan there's a kind of spirit of entrepreneurship, there's a lot of talented people, individuals, and you know that's really hard to kind of build. So having that kind of passion, that inspiration and being able to tap into that is really beneficial for us. So we particularly chose Pakistan because we've had good experience with Pakistani students in the past. So they're, you know, very diligent, very creative, hardworking, and again, it's a market that has a lot of potential. Hence why there's more kind of representation coming in now. So a lot of the UK universities and St Mary's as well, which is what I represent, we're recognising the talent that is here, the potential of the market, so it can be quite large. Did you find any difference between UK market and Pakistan market, and especially in studies? Yeah, studies wise, because here, if you compare curriculums, Pakistan, with all the talent it has, they still have more of a traditional education system. Yes. Whereas in the UK, we have a lot of kind of, you know, London, which is where I'm based, is like a financial hub. You have organisations from all over the world. There's a lot of practical skills. There's a lot of kind of employability skills that you can pick up. So being able to take students that have gone through a traditional education and now are keen to develop those practical skills and then bringing them to the UK is a big thing for us. बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, वाकई बड़ा फ़र्क नज़र आता है तलहा, कहाँ प्रॉब्लम्स आती हैं बच्चे से? आपने कहा इंटरमीडिएट का जो सिस्टम है उसके बाद उनको फाउंडेशन कोर्सेज करना पड़ते हैं और फिर यूनिवर्सिटी में भी हम देख रहे होते हैं कि हमारे यहाँ बहुत पर्टिकुलर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसे हैं जिनका एक अच्छी रेपुटेशन नहीं है और फिर जब वो अब जैसे मुझे कनाडा का सिस्टम पता है तो उनको ICAS में जाना पड़ता है, वेस्ट में जाना पड़ता है, तो यहाँ पर भी कुछ इसी तरह का सिस्टम है? अच्छा, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, यूके जो है एक बहुत ही वेलकमिंग कंट्री पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए।
जिस तरीके से पाकिस्तान से निकलने के लिए आपको पहले अपनी डिग्रीज़ की वेरिफिकेशन, अटेस्टेशन, मिनिस्ट्री ऑफ बहुत process है, यूके बिल्कुल। को कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, ठीक है, तो जैसे आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, आप वो टाइम्स कंसल्टेंट के ऑफिस लेकर आते हैं, वो आपकी एप्लीकेशंस प्रोसेस करते हैं, आपके वीज़ा तक आपको सारी गाइडेंस प्रोवाइड कर देते हैं। दूसरी बात जो प्रिंस ने की, मैं उसको टो करना चाहूँगा आगे, जो आपने पूछा कि डिफरेंस क्या है आखिर। रमशा देखें, जब आप पाकिस्तान के अगर आप स्टैट्स को देखें, HEC के मुताबिक इस वक्त 200 से 250 चार्टर्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं पूरे पाकिस्तान में, जी। जो हर साल 3.5 से 4 लाख ग्रेजुएट्स को प्रोड्यूस करती हैं। अब आप और जितने हमारे व्यूअर्स हैं अपने दिल पे हाथ रख के बताएं कि क्या वाकई हर साल 3.5 से 4 लाख जॉब मार्केट में ओपनिंग्स आती हैं? नहीं। तो ये स्टूडेंट्स कहाँ जाते हैं? ये स्टूडेंट्स क्या जॉब्स करते हैं? जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने अपने करिकुलम को डिज़ाइन ऐसे किया कि मार्केट में क्या रिक्वायरमेंट है उसी को शामिल किया अपने करिकुलम में, इंडस्ट्री के साथ लिंकेज बनाया, और आज इन यूनिवर्सिटीज़ का 95.5% ग्रेजुएट एम्प्लॉयबिलिटी रेशो है, यानी कि हर ग्रेजुएट को विद इन 3 मंथ्स जॉब मिल जाती है। तो ये वो डिफरेंस है बेसिकली पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम में, जो कहते हैं कि हमारा मकसद था आपको पढ़ाना, आपको डिग्री देना, जो हमने दे दी, जॉब दिलवाना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेती हैं कि हमारी जिम्मेदारी हम आपको ऐसा प्रोड्यूस करें जो मार्केट में आपको डिग्री लेके घूमना ना पड़े। सही, बिल्कुल ऐसा ही है। बच्चे डिग्री लेकर आ भी रहे होते हैं और अब ये भी नहीं पता है, बहुत सारा, मैं ये हर दफ़ा ये बात नहीं कहूँगी कि नहीं पता है, बहुत सारे बच्चे बहुत वेल अवेयर हैं, क्योंकि अब यूट्यूब पे जो है ना एक बड़ी फील्ड मौजूद है और आपको हर तरह की वीडियोस और डाटा मौजूद है। लेकिन अभी भी मैं समझती हूँ कि रेलेवेंट फील्ड्स और जो है ना यूनिवर्सिटीज़ का इंतखाब, ये अभी भी बच्चों के लिए एक मुश्किल काम है। वजी फरीदी, तो आप क्या समझते हैं कि इसमें किस हद तक असिस्टेंस की ज़रूरत होती है, या हम खुद भी करें तो बहुत बेहतर हो सकता है? नहीं, देखिए इसमें 2-3 बातें हैं। अब इसमें है ये कि सबसे पहले तो आपने कंट्री क्या सेलेक्ट करना है, क्यों सेलेक्ट करना है। कहीं ऐसा तो नहीं सिर्फ मेरे रिश्तेदार थे मैं वहाँ चला जाता हूँ पढ़ने के लिए, ऐसा तो नहीं है। तो आपने ये देखना है मैंने कंट्री क्या सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद दूसरा हमने ये देखना है कि क्या ये यूनिवर्सिटी मेरे बजट में लाई करती है या नहीं करती। ठीक है, अगर नहीं करती तो हो सकता है शायद कोई स्कॉलरशिप दे देती हो। अच्छा वजी, इस पर मजीद भी बात करेंगे। मैं पहले ब्रेक ले लूँ क्योंकि न्यूज़ है, हम ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब, बात हो रही है पाकिस्तानी तलबा यूके, स्पेसिफिकली इस वक्त हम फोकस कर रहे हैं कि कैसे जा सकते हैं और पैथवे क्या है, हमने उसको भी डिस्कस करने की कोशिश की। लेकिन वजी, डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड होते हैं, और अगर बैचलर्स प्रोग्राम के लिए जाना चाहें, मास्टर्स प्रोग्राम के लिए जाना चाहें, कितना टाइम लगता है प्रोसेस को होने में, क्योंकि ये भी समझ नहीं आ रहा होता। आप कंसल्टेंट्स के पास जाएंगे, बस जो आप 15 दिन में वीज़ा आ जाएगा, 3 महीने में आपका काम हो जाएगा, और पैसे कितने चाहिए कि मैं एक अपना टारगेट सेट करूं कि मुझे इतने पाकिस्तानी रुपीस चाहिए कि मुझे फ़ीस भी हो जाए, मेरे एक्सपेंसेस भी। यस वजी, देखिए स्टूडेंट्स को सबसे पहले तो ये समझना होगा कि उन्होंने पढ़ने क्या जाना है, उसके लिए गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए हम मौजूद हैं, या डिस्कशन के लिए। फिर उस हिसाब से हमने ये देखना है कि वो किस यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबिलिटी उनकी बनती है। फिर स्टूडेंट को सबसे पहले ये देखना है कि भाई मेरी रेंज कितनी है, उसके हिसाब से हमने उसको स्कॉलरशिप्स के बारे में बताना है। फिर दूसरी बात ये आती है कि भाई अब मुझे कितने पैसे लग जाएंगे। नॉर्मली अगर आप देखें स्कॉलरशिप्स के बाद स्टूडेंट्स को जो पार्शली स्कॉलरशिप्स मिल रही हैं, उसके अंदर स्टूडेंट्स की ट्यूशन फीस कोई 10,000 पाउंड से लेके 20,000 पाउंड तक का फिगर है। अब वो अपनी रेंज के हिसाब से वो अपनी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर सकता है। दूसरा, डॉक्यूमेंटेशंस की जहाँ तक आपने बात की, तो इसमें कोई ऐसे डॉक्यूमेंटेशंस चाहिए नहीं, जो तला ने भी पहले बताया, कोई अटेस्टेशंस की ज़रूरत ही नहीं है। जो आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हैं, आपका एक रेज्यूमे है और आपका पासपोर्ट है, इसके साथ आपकी सीधी सीधी वो हमारे पास वो लाते हैं टाइम्स में, फिर वो आके उनकी एप्लीकेशन हम खुद प्रोसेस कर देते हैं। उसने सिर्फ वेट एंड सी करना है। आप एडमिशन्स को समझ लीजिए क्विकली आ जाते हैं, विद इन 1 वीक से लेके विद इन 4 वीक्स के अंदर आपको एडमिशन्स मिल जाते हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। जैसे ही आपके एडमिशन्स आते हैं, स्टूडेंट ने ट्यूशन फीस की सबमिशन करानी है। एक सिर्फ जो बीच में एक चीज़ है जो स्टूडेंट ने पूरी करनी है, दैट इज़ बैंक स्टेटमेंट, जो उसने कितना आपको रिक्वायर्ड है पाकिस्तानी रुपए? देखिए पाकिस्तानी हम बात करें तो 50 लाख रुपए से लेके कुछ 70 लाख रुपए के दरमियान का बैंक स्टेटमेंट चाहिए होता है। और नॉर्मली वो 28 डेज़ का आपके पास मेंटेन्ड हो, आपके फादर का मदर का बैंक स्टेटमेंट हो, वो आप लगाएं, और आपकी ये वीज़ा कंडीशन है। साथ में डॉक्यूमेंट्स आपके पास पहले ही मौजूद हैं, और आपका वीज़ा फाइल करना है, वो भी टाइम्स नहीं करना है। तो आपके पास कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं जो आपने इतनी वर्किंग करनी हो, आसान बना दिया अब आपके लिए इस चीज़ों को। तो अगर आप टोटल ड्यूरेशन ऑफ द टाइम देख लें तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा भी है तो 2 महीने के अंदर, 2.5 महीने के अंदर एक स्टूडेंट जा सकता है यहाँ से बाहर, कोई ऐसा मसला ही नहीं है उसके लिए। सही, ठीक।
तलहा, आप कुछ इसमें ऐड करना चाहते हैं कि यकीनन मौके बहुत हैं लेकिन उनको चूज़ करना और राइट गाइडेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए आप क्या इस वक्त कहना चाहते हैं? देखिए रमशा, खुदा ना ख्वास्ता अगर किसी के घर में कोई बीमारी आ जाए, हमारा बच्चा बीमार हो जाए, हमारे वालिदैन बीमार हो जाए, तो हमारी सबसे बड़ी कोशिश ये होती है कि बड़े डॉक्टर को ढूंढें। मसला हो जाए ज़िंदगी में तो आप कहते हैं बड़े वकील को ढूंढें। किस खुशकिस्मती या बदकिस्मती से वो जो बड़ा है उसका मतलब ये है उसने बाहर से पढ़ा, बड़ा डॉक्टर, बड़ा वकील। हाँ, हमारी परसेप्शन ऐसा ही है। लेकिन जब आप सोचते हैं कि हम बाहर जाना चाहते हैं तो आप कहते हैं ये तो खुद भी हो सकता है, यूट्यूब पे तमाम चीज़ें मौजूद हैं। देखिए डिटेल्स बिल्कुल मौजूद हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो गाइडेंस आपको कोई एक ऑथोराइज्ड, ट्रस्टेड, सर्टिफाइड कंसल्टेंट ही प्रोवाइड कर सकता है। तो इसलिए ट्रस्ट करें टाइम्स कंसल्टेंट पे। 20 साल से टाइम्स कंसल्टेंट अवेलेबल है, हर शहर में अवेलेबल है, आप उनको अप्रोच कर सकते हैं। दूसरी बात, मैं आपके व्यूअर्स को इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से एक इल्तिजा करना चाहता हूँ कि आप भी इस बात से वाकिफ़ होंगी कि बहुत सारे कंट्रीज़ ऐसे हैं जहाँ का पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। देयर आर मल्टीपल रीजंस ऑफ रिफ्यूज़ल्स, लेकिन एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो स्टूडेंट जाते हैं वो नहीं पढ़ते। तो अगर आप स्टडी वीज़ा पर जा रहे हैं, आप कोशिश करें स्टडी इन दैट यूनिवर्सिटी, कंप्लीट दैट कोर्स, दैट कंट्री इज़ गिविंग यू कंडीशंस कि आप वहाँ पर पढ़ते हुए भी पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, पढ़ाई के बाद भी कर सकते हैं, आप PR ले सकते हैं, आप वहाँ का पासपोर्ट ले सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई गलत काम करते हैं तो आप बाकी आने वाले स्टूडेंट्स के लिए दरवाज़ा बंद कर देते हैं। और बहुत ज़रूरी है कि आप एक पाकिस्तान के सफ़ीर बन के जा रहे हैं, आप एक एम्बेसडर बन के जा रहे हैं, आप पाकिस्तान का फेस हैं। आप वहाँ पर जो कुछ करेंगे लोग बहुत ईजी से पाकिस्तानियों का एक इमेज बिल्ड कर लेते हैं, एक पर्सपेक्टिव बन जाता है कि अच्छा ये पाकिस्तान से हैं। तो कोशिश करें कि अगर आप जाना चाहते हैं तो अपने आप से भी अहद करें, अपने मुल्क से भी अहद करें कि आप इसकी तरक्की के लिए भी काम करेंगे। जब आप लौट कर आएंगे ऐसे इदारे कायम करेंगे कि शायद लोगों को बाहर जाना ना पड़े। ऐसे इदारे, ऐसे तालीमी इदारे पाकिस्तान में होने चाहिए। बिल्कुल ऐसे तरह बात आपकी बिल्कुल सही है। हमारा तो फोकस होता है एक दफ़ा गए तो लौट के नहीं आएंगे, लेकिन मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे कि जो लौट कर आए और उन्होंने ऐसे काम किए कि जो वाकई काबिल जो है ना वो तारीफ़ हैं, और वो हम उनको बिल्कुल सराहते भी हैं। Coming back to you, Prince, your concluding remark for Pakistani students and Pakistani market. So, like I said, for us, Pakistan is a big kind of market. It's emerging. And one of the reasons we've had kind of positive experiences with Pakistani students is we tend to work with a lot of agents and trusted agents. So we work with Times Consultants and other agencies. And basically what we find is that if you have good partners, good agencies in the country, they help us with the process of finding the best talent in Pakistan. So then when we do get those students, they do really well, and it's actually good for us as well because there's a lot of metrics and measurements that we have, and they help kind of boost those metrics. Inshallah, we hope so that more Pakistani students can visit and go to the UK universities and find the best education. और पाकिस्तान आगे, जैसे तलहा ने कहा, वो पाकिस्तान को भी सर्व करें। अगर वहाँ पर भी हो तो सिंसेरिटी के साथ बहुत ज़रूरी है कि अपनी तालीम हासिल करें, क्योंकि हमें लग रहा होता है ना बज़ाहिर के जाना एक माँ बाप की जो है ना सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी लगाकर जब बच्चे स्टूडेंट्स वीज़ा पे ख़ास तौर पे जा रहे होते हैं तो अपने पास तो पैसे इतने नहीं होते, तो माँ बाप की एक एफ़र्ट होती है, कोई घर बेच के भेज रहा है, कोई सोना बेच के भेज रहा है, किसी के पास पैसे हैं तो भी अगर वो जा रहा है, तो अगर आप जिस भी काम के लिए जा रहे हैं उसे खुलूस दिल से करें, खुलूस नीयत के साथ करें। और फिर वही वाली बात कि जब आप अच्छा पढ़ते हैं, अच्छा सीखते हैं तो ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ते हैं। हम सबकी भी यहाँ इस प्लेटफॉर्म से यही कोशिश होती है कि राइट इन्फॉर्मेशन, राइट गाइडेंस आप तक प्रोवाइड की जाए। तभी आज इन लोगों को हमने यहाँ पे मदऊ किया ताकि बच्चे जो अभी इस वक्त जाना चाहते हैं उनको पता हो कि हमें करना क्या है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन द शो तलहा, प्रिंस एंड वजी, आप लोगों ने वक्त दिया। आप तीनों की आमद का बहुत शुक्रिया। हम यहाँ पे वक्फे की तरफ बढ़ेंगे, वक्फे के बाद हाजिर हो। वेलकम बैक इन सिटी 10। तो जनाब आज हम बात करेंगे कि साइकिलिंग डे मनाया जा रहा है, और जब हम साइकिलिंग की बात करते हैं तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इसके फ़िज़िकल बेनिफिट्स भी हैं, इसके एनवायरमेंटल बेनिफिट्स भी हैं, और ये आपको पर्सनली भी मेंटली और फिज़िकली फ़िट रखने के लिए बहुत ज़्यादा जो है ना वो करामत चीज़ हो सकती है अगर हम इस चीज़ को समझें। तो आज इसी चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे, और हमारे साथ जो मेहमान हमारे मौजूद हैं उनको वेलकम करते हैं शो में। डॉक्टर बिलाल अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, आप इन्वायरमेंटलिस्ट भी हैं, डायरेक्टर एज़ेबस्ट यूनिवर्सिटी भी हैं, साइकिलिस्ट भी हैं, वेलकम टू द शो। और साथ साथ मेरे साथ फ़खरे आलम भी मौजूद हैं, आप भी साइकिलिस्ट हैं, और साइकिलिस्ट में ना सिर्फ वैसे ही साइकिलिंग कर रहे हैं लेकिन गिलगित से लेकर चाइना बॉर्डर तक 300 किलोमीटर का रास्ता और अप हिल्स भी हैं, वहाँ पर आपने सफ़र तय किया है। वेलकम टू द शो फ़खरे आलम साहब। सबसे पहले तो जनाब डॉक्टर बिलाल, जब हम साइकिलिंग की बात करते हैं और वर्ल्ड जो है वो साइकिलिंग डे मना रहे हैं, तो
तो आप क्या समझते हैं कि साइकिलिंग जो है वो किस हद तक मुफीद हो सकती है, कारआमद हो सकती है, और आप क्यों साइकिलिंग करते हैं? वेल, थैंक यू वेरी मच। मैं क्यों करता हूँ, मेरा पैशन है सबसे पहले, और दूसरा अगर कोई बात है वो है एनवायरनमेंट। मेरा ख्याल है कि हम ये समझते हैं कि साइकिल एक वो टूल है जो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकता है। जी। पाकिस्तान की इकॉनमी बैठ रही है और इसका इंपोर्ट बिल बहुत बढ़ रहा है, तो पेट्रोल को हम कम कर सकते हैं। हम डायरेक्टली जो है एनवायरनमेंट के साथ साथ अपनी जो एक्सपोर्ट्स हैं, इंपोर्ट्स को हम कम कर सकते हैं। तो दिस इज़ हाउ द लिंक इज़ दैट। कितने अरसे से साइकिलिंग कर रहे हैं? मुझे काफ़ी टाइम हो गया, 3-4 साल से तो रेगुलर कर रहा हूँ। इससे पहले मुख्तलिफ टाइम में करता रहा, बीच में छोड़ भी दी थी, लेकिन कंटिन्यूसली तक मैं 5-7 साल से कर रहा हूँ। ज़बरदस्त। तो फ़खर आलम, आपका क्या शौक़ है, पैशन है कि किस तरह से साइकिलिंग में आए आप, और आपने जो सफ़र तय किया उसके बारे में भी बताएं। ये साइकिलिंग एक नशा है जो हम छोड़ नहीं सकते इसे। ये आज यहाँ बैठ के मेरा जो है 16 साल होते हैं साइकिलिंग में, कुछ गैप्स को मैं हटा के। तो मैं साइकिलिंग बहुत पहले से कर रहा हूँ, और सबसे पहले यहाँ ये है कि साइकिल ये है मेरे पास, या मार्केट जाना हो या मुझे ड्यूटी पे जाना हो, जहाँ कहीं भी जाना हो मैं साइकिल ही यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि मैं अफोर्ड भी साइकिल ही कर सकता हूँ, क्योंकि पेट्रोल और बाकी के जो खर्चे हैं वो जो हमें अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, सीधी सी बात है। और दूसरा यहाँ ट्रैफिक जो रूल्स हैं वो बहुत ही ख़राब हैं, उनकी वजह से जो नए साइकिलिस्ट जो आते हैं वो फिर जो है ना वो अपना हिम्मत हार जाते हैं। और मैंने अपना एक ग्रुप बनाया, ग्रुप में बहुत जो है मेरे सीनियर्स थे, तो उनकी वजह से मैंने बहुत सारे बंदों को साइकिलिंग में लेके आया, और अभी भी साइकिलिंग में चल रहा हूँ। हर संडे हमारा इवेंट होता है, और जिसमें हमारे पास यंग एज के होते हैं ज़्यादातर, हम उनको लेकर आते हैं। और जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए हमने अलग ग्रुप बनाया है, और यंग से उनके लिए फिर अलग ग्रुप बनाया है। वो सारे इको ही प्रोवाइड करता है सब कुछ, उनका ब्रेकफास्ट और ट्रैक और जो भी इवेंट रखवाना है उस मुताबिक हम। सही। ये आप क्या समझते हैं, ग्रुप में मैंने देखा है काफ़ी ज़्यादा रुझान बढ़ गया है। अभी मेरे कुछ फैमिली मेम्बर्स भी हैं जो कि ग्रुप्स में जाते हैं और साइकिलिंग कर रहे हैं, बच्चे भी उनके साथ हैं, बड़े भी उनके साथ हैं। आपकी नज़र में इसके क्या बेनिफिट्स हैं? आप इंडिविजुअली कर रहे होते हैं या आप भी किसी का पार्ट है, ग्रुप है? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो ग्रुप एक्टिविटी भी चल रही होती है, लेकिन इंडिविजुअल है। जैसे हमारे दोस्त ने कहा, अब मेरे पास भी कोई और ट्रांसपोर्टेशन मोड नहीं है। सही। मैंने अब गाड़ी नहीं रखी हुई, कोई मोटरसाइकिल नहीं है, मेरे पास एक सिर्फ साइकिल ही है, और वो इनफ है मेरे ख्याल से। तो महीने के हमारे 2-2.5 हज़ार किलोमीटर बन जाते हैं डेली आना जाना। मेरी यूनिवर्सिटी जैबिस्ट है, वो मुझे सपोर्ट करती है साइकिलिंग के लिए। तो आपका सवाल था कि किस किस्म का इकोसिस्टम है। देखिए, अगर आप सोसाइटी में हेल्दी एक्टिविटीज़ चाहते हैं तो आपको अच्छी सेहत रखनी होगी, और अच्छी सेहत के लिए आपको हर शख्स जिम नहीं जा सकता, और ये अफोर्डेबल भी नहीं है कि अपने घर छोड़ें और जिम में जाएँ। तो अब जो दुनिया है वो ग्लोबली आपको शिफ्ट होना होता है हेल्दी लाइफ स्टाइल पर, और हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए साइकिलिंग बहुत ज़रूरी है। दुनिया में नीदरलैंड एक ऐसा मुल्क है जिसने अपने आप को कन्वर्ट किया इनटू साइकिलिंग कंट्री, और पर पर्सन जो है ना 1.5 साइकिलिंग रेशो है। और दूसरा एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ। देखें, हम गाड़ी लेते हैं तो हम गाड़ी को फीड कर रहे होते हैं, लेकिन अगर आप साइकिल पे हैं तो आप अपनी सेहत को फीड कर रहे होते हैं। जो आप फ्यूल गाड़ी में डलवा रहे होते हैं, इनडायरेक्टली साइकिल के अंदर आप अपने आप को दे रहे होते हैं। आप अच्छी ग़िज़ा खा रहे होते हैं और आप सेहतमंद रहते हैं। अच्छा, सेहतमंद रहने से साथ साथ जो साइकिल का जो दूसरा इम्पैक्ट है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं एनवायरमेंटलिस्ट हूँ, मैं ये समझता हूँ ग्रीन प्लानट फर्स्ट इज़ द फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी ह्यूमन इन दिस वर्ल्ड। हर शख्स ये जिम्मेदारी है कि वो सोसाइटी को ग्रीन करे और अपने कार्बन फुटप्रिंट नीचे करे। अब 1 लीटर अगर पेट्रोल गाड़ी में आप जलाते हैं तो वो 2.3 किलोग्राम कार्बन इमिशन एयर के अंदर डिपॉजिट करता है। अब आप देख लें, कराची के अंदर तकरीबन 45 लाख मोटरसाइकिल डेली एवरेज 2 लीटर पेट्रोल डलवा रही होती हैं। ज़ाहिर उनको ट्रैवल करना है। अब शहर के अंदर इतनी अच्छी सहूलियात भी नहीं है कि आप एक जगह से दूसरी जगह डिसेंट अपनी फैमिली के साथ मूव कर सकें। इस वक्त पाकिस्तान में ऑन एन एवरेज तकरीबन 3 करोड़ पोटेंशियल साइकिलिस्ट का पोटेंशियल अवेलेबल है। सहूलियात ना होने की वजह से साइकिलिंग नहीं हो पा रही है। ऐसा शहर जो ऐसा मुल्क या ऐसा शहर जो फ्यूल क्राइसिस पे खड़ा हुआ हो, फूड क्राइसिस पे खड़ा हुआ हो, एजुकेशन क्राइसिस पे खड़ा हुआ हो, स्ट्रीट क्राइम है उसके अंदर, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ ना हो, उसमें साइकिलिंग जो है ना इन सब चीज़ों को कैटर करेगी और अपना इम्पैक्ट डालेगी। आपने बताया अपनी
यूनिवर्सिटी की साइकिल पे जा रहे जी थे। प्लीज़। आपकी रिहाइश से लेकर यूनिवर्सिटी का रास्ता कितने मिनट्स का है और कितने किलोमीटर? ये मेरा जो घर है वो गुलस्तान जौहर ब्लॉक 12 में है। मैं 23 किलोमीटर तकरीबन बनते हैं मेरे डेली आना जाना, सॉरी सिर्फ जाना तकरीबन 50 किलोमीटर ऐसे कि वो दूध लाना है, घर के काम, बच्चों के काम वगैरह। और ना सिर्फ मैं बल्कि मेरी पूरी फैमिली साइकिलिंग करती है। मेरे बच्चे हैं वो सब साइकिलिंग वगैरह करते हैं। सो वी आर वेरी फेमस इन दिस साइकिलिंग कम्युनिटी। और ये बॉन्ड पैदा करती है। बाप का एक अच्छा टाइम, फैमिली का एक अच्छा टाइम गुजारने के लिए आप अगर स्क्रीन टाइम हटाना चाहते हैं अपने घर में से, आप चाहते हैं कि आपके बच्चों के अंदर परवरिश आए, आप चाहते हैं आपके अंदर एक जज्बा आए कुछ करने की जो और हवा के ख़िलाफ़ चलती है साइकिल, तो हवा के ख़िलाफ़ अगर आपने चलना है तो साइकिल को अडॉप्ट करना है और चेंज ऐसे ही आते हैं। सही, ये कितना मुश्किल है, नहीं है, क्या है, इस बारे में भी हम बात करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो फ़खर हमारे साथ मौजूद हैं। फ़खर, मैं तो चाहूँगी कि आप उसके बारे में भी बताएं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा गिलगित से चाइना बॉर्डर तक जाने का। और ये काफ़ी बड़ा एक रास्ता है, ट्रैक भी खासा मुश्किल होगा, तो आपने कैसे फ़ैसला किया था कि मैं साइकिल पे जा सकता हूँ और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? ये जब मैं छोटा हुआ करता था, मेरा जो है आपका ताल्लुक किस इलाके से? हुंजा गिलगित। सही। तो मेरे घर के बाहर ही मेन रोड है जहाँ से डेली जो है ना बाहर के लोग आते थे साइकिलों पे। जब मैं बहुत छोटा होता था उनको देख के खुश हो जाता था कि काश मैं भी बड़े होके ऐसा कर लूँ। जब कुछ मेरे पास सेविंग आ गई, कुछ छोटी मोटी जॉब कर ली, मैंने एक साइकिल ले ली, तो मैंने साइकिल की प्रैक्टिस स्टार्ट कर ली। कराची में मुझे कोई भी रास्ते का पता नहीं था, मैं ऐसे ही पूछ के निकल जाता था कहीं भी। तो साइकिल पे सीखा है मैंने कराची पूरा, मार्केट सब कुछ। तो फिर मैंने यहाँ प्रैक्टिस कर ली। यहाँ गर्मी बहुत होती है हमारे गांव के निस्बत, तो यहाँ पर मैंने बहुत प्रैक्टिस करी। 100 किलोमीटर में यहीं पर होता था मेरा कैसे भी एक दिन में। तो इस मुताबिक मैं गया गांव, वहाँ तो अप हिल्स हैं, यहाँ का 100 और वहाँ का 50 किलोमीटर सेम है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो 3 दिन का सफ़र था मेरा गिलगित से पाक चाइना बॉर्डर तक जाने का। दरमियान में रास्ते कुछ ऐसे हैं जहाँ में डर भी लगता है, जो जंगली हयात हैं वो चीज़ें भी हैं, ऐसा ही है। जंगलों को भी क्रॉस करना है, पहाड़ों को भी क्रॉस करना है। तो साइकिल कब ख़राब होगी क्या होगी उसका कुछ पता नहीं होता है। 2 बार मेरे टायर फ्लैट हो गए, लेकिन मेरे पास रिपेयरिंग टूल किट सब कुछ था, मैंने खुद रिपेयर कर लिया, जो कि वीडियोज़ में आपको मैंने भेज दी हैं। तो इस वजह से मतलब ऐसे एक लंबा रास्ता था मेरे लिए 3 दिन का। तो तीसरे दिन मैं पाक चाइना बॉर्डर से सीधा अपने घर आया था। 9 घंटे में वो पूरा रास्ता क्लियर हुआ था। सही। तो ये था 3 दिन का सफ़र मेरा। ज़बरदस्त। मज़ा आया आपको उसमें? एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा होगा। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा, वो सब कुछ एंजॉय करते हुए गया मैं। वेरी नाइस। अच्छा, जब हम बात करेंगे 100 किलोमीटर 23 किलोमीटर रोज़ आ रहे हैं और जा रहे हैं, तो आप ये लगा लें तकरीबन 60 किलोमीटर 55 किलोमीटर आपका जो है वो रास्ता बन गया। हम जब सोचते हैं तो गाड़ी में इतना मुश्किल लग रहा होता है, तो कितना स्टेमिना आपको रिक्वायर्ड है। और फिर हमारे यहाँ कल्चर नहीं है, मौसम भी जो है ना वो खासा गर्म है, तो इसमें आप कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, मैनेज तो पैशन करवा देता है। और साइकिल की जो 3 चीज़ें हैं साइकिल के अंदर, हैंडल, पैडल और सैडल। आमतौर पे क्योंकि व्हील चला रहे होते हैं, पैडलिंग कर रहे होते हैं, तो अमूमन नास ये समझती है या दीगर लोग ये समझते हैं शायद हमारी टांगें दुखती हैं, लेकिन साइकिलिस्ट की टांगें नहीं दुखती, साइकिलिस्ट की सीट दुखती है। जिस सीट पे हम बैठे होते हैं जिसे सैडल कहते हैं। और उसके बाद हैंडल दुखता है, हाथ। तो इसका स्टेमिना बन जाता है। सबसे पहले आप मुस्तकिल मिजाज रहें, थोड़ा सा अपने आप को मजबूत रखें, 10-5 किलोमीटर चलाते रहें डेली, और 2 महीने बाद आपका 20 किलोमीटर का भी स्टेमिना बन जाएगा और ये स्टेमिना चलता रहेगा। आप सबसे पहले ठान लें, अगर आपने ठान ली तो आप ये कर जाएंगे, और इसके बाद आपके पास ज़िंदगी आपकी आसान हो जाएगी। आपको कोई पार्किंग का मसला नहीं है, आपको कोई फ्यूल का मसला नहीं है, आपको किसी किस्म का कोई टेंशन भी नहीं है, और फिटनेस अरूज पर है आपकी। मैं आऊँगी इस तरफ भी, लेकिन हमारे यहाँ बड़ा मायूस समझते हैं। जैसे आपने बताया कि आप एग्जिबिट में पढ़ा रहे हैं, डायरेक्टर हैं, आप जाते होंगे तो जी सवाल होता है, लो इसको तो देखो डायरेक्टर जो ना, जब तक वो अच्छी गाड़ी से ना उतरे तो जी हम समझते हैं किसी ओहदे पे है ही नहीं। तो और हमने दुनिया में देखा है कि इसके बिल्कुल अगेंस्ट है। न्यूजीलैंड में तो जी प्राइम मिनिस्टर साहब भी साइकिल करते हुए अपने दफ्तर पे पहुंच जाते हैं। नेदरलैंड में भी यही हमारे यहाँ जो है वो मिसालें मौजूद हैं, यहाँ पर हम तस्वीर में भी देख रहे हैं। तो आप इस सोशल स्टेटस को और जो सोशल स्टिग्मा है उसको कैसे जना वो बीट करते हैं? ये साइकिल के अंदर ही छुपा हुआ है। देखिए, आप सुबह साइकिल लेके निकलते तो आप हवा के खिलाफ चल रहे होते हैं। हवा के खिलाफ चलना आसान काम नहीं है ना।
तो ये पाकिस्तान में टैबू है। अच्छा, रेजिस्टेंस के बाद जो है ना आपको सुकून भी मिलता है। 10 लोग अगर रेजिस्ट कर रहे हैं तो 5 लोग सिंसियर लोग आपको सपोर्ट भी करते हैं। मेरी यूनिवर्सिटी ज़ैबिस्ट है, मुझे ज़बरदस्त सपोर्ट करती है, मुझे ज़बरदस्त किस्म की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं और एक अच्छा इन्वायरमेंट दिया हुआ है मुझे ज़ैबिस्ट ने कि आप साइकिल पर आएँ और साइकिल को प्रमोट करें। इन्वायरमेंट की पूरी पॉलिसी अडॉप्ट की गई है। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि आपको किसी पहले शख्स को खड़ा होना होगा या पहली कम्युनिटी को खड़ा होना होगा और उसको चेंज एजेंट बनना होगा। इन्वायरमेंटल चेंजेस जैसे हमारे, मैंने कहा अभी देखें गर्मी का इतना मौसम है, उसमें आप कैसे मैनेज करते थे? और फिर दूसरी बात है कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए भी साइकिल एक हेल्दी एक्टिविटी है, तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, इस शहर के अंदर इस वक्त जो है ना 45 लाख मोटरसाइकिलें चल रही हैं और तकरीबन 20 लाख के करीब गाड़ियाँ चल रही हैं। ऑल टुगेदर एक बहुत बड़ा स्टफ है जो आ रहा है और जा रहा है। इसका अगर 10% भी निकालें, तकरीबन 6 लाख के करीब ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं या एजेंट्स हैं जो साइकिल पर आ सकते हैं। अब ये सवाल जो है वो पॉलिसी मेकिंग है कि इसके ऊपर जो है वो थोड़ी सी स्टेट अगर तवज्जो दे या सर्विस रोड्स के ऊपर तवज्जो दे या थोड़ा सा ट्रैकिंग कर दे साइकिल की, तो ये पॉसिबल है पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, पाकिस्तान का जो शख्स है, जो पाकिस्तानी है, वो एक मजबूत जिस्म पाकिस्तानी है। हम ये बात मानते हैं, पूरी दुनिया ये बात हम कहते हैं, हमारा लेबर स्ट्रक्चर हमारा मजबूत है, हम साइकिल अफोर्ड कर सकते हैं, हम चला सकते हैं साइकिल। इसका एनवायरनमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा? जी बिल्कुल, इसके ऊपर एनवायरनमेंट पर बहुत इम्पैक्ट आएगा। ये जो हम हेल्थ सिस्टम और जो क्लीन वेदर जब करते हैं तो वो एक्सेलरेट करता है सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर, पॉलिटिकल डेवलपमेंट के अंदर। इंसान अगर मजबूत होगा, जहन मजबूत होगा, तो नई नई इनोवेशन होंगी, हमारा सिस्टम अच्छा होगा, हेल्थ के सिस्टम पे बोझ कम से कम पड़ेगा, ये जो फूड स्ट्रक्चर है वो सही होगा, अच्छा जहन, अच्छा दिमाग, अच्छा सब चीज़ें मिलती चली जाएंगी, कार्बन फुटप्रिंट कम होता चला जाएगा। हम कार्बन फुटप्रिंट एज अ सोसाइटी अगर स्टेट ऑफ पाकिस्तान, खासकर सिटी गवर्नमेंट अगर इसको जमा करे तो ये ग्लोबली 1-2 मिलियन डॉलर पर मंथ हम कार्बन इमिशन जो सेव करके ये हम सोल्ड कर सकते हैं इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। एक पूरा इसके ऊपर इंडेक्स बना हुआ है, हम वो अपने सिस्टम को चेंज कर सकते हैं। दूसरा और सबसे अहम चीज़, हम जो इतना पेट्रोल इंपोर्ट कर रहे हैं, देखिए हम अच्छा खासा पेट्रोल इंपोर्ट कर रहे हैं, फिर पेट्रोल इंपोर्ट करने के बाद हमारा एनर्जी क्राइसिस है, तो ये दोनों चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। एक छोटी सी एक्टिविटी साइकिलिंग से हम कितना सेव कर सकते हैं। अच्छा, इसका एग्जांपल हम नीदरलैंड से लेते हैं। नीदरलैंड ने अपने जो रोड्स हैं, अच्छा एक डेवलपमेंट के कई इंडिकेटर हैं। एक इंडिकेटर ये कि गाड़ियाँ ज़्यादा होना डेवलपमेंट का इंडिकेटर है, और दूसरा इंडिकेटर है जो इसका रिवर्स है, जो सस्टेनेबल है, वो है कि आपकी रोड पे गाड़ियाँ कम हो, साइकिलें बढ़ जाएँ, जो कि यूरोप ने और अमेरिका ने अडॉप्ट की है। तो नीदरलैंड ने या यूके में या और दूसरे कंट्रीज के अंदर जो इस तरफ जा रहे हैं, यूरोप में एग्जैक्टली, इवन अमेरिका के अंदर जहाँ पे बहुत बड़ा अमेरिका कुछ बनाया जो है वो बड़े स्ट्रक्चर के ऊपर गया, लंबे रोड, लंबी ट्रांसमिशन, लंबे हाईवे किया हुआ है, तो उसको कम करने के लिए वो साइकिल पर आ रहे हैं। लेकिन नंबर ऑफ साइकिल्स का बढ़ना अब डेवलपमेंट का इंडिकेटर है, यहाँ गाड़ियाँ बढ़ना डेवलपमें का इंडिकेटर नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसे हमें भी इस कल्चर जो है ना वो प्रमोट करना पड़ेगा। आप जाते जाते फखर क्या कहेंगे आज के दिन के हवाले से आवाम से? बस मैं इतना ही कहूँगा कि जितना आपके पास टाइम है साइकिलिंग में इन्वेस्ट कर ले, साइकिलों को ले लो और साइकिलों को लेने का मशवरा दे दो, ताकि जो है ना पाकिस्तान में भी साइकिलिंग का जो सिस्टम है वो थोड़ा ऊपर आ जाए, और जो भी हम जैसे मिडिल क्लास के लोग हैं वो भी अफोर्ड कर सके साइकिल। बिल्कुल ऐसे साइकिल वाकई एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप करें तो आपके लिए हेल्दी भी है, आपको फिजिकली भी फिट रखेगी, एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करेगी, और कोई इतनी ज़्यादा कॉस्टली है नहीं। हालांकि अच्छी साइकिल्स जो हैं वो अब तो खैर वो भी बहुत महंगी हो गई हैं, लेकिन आपको स्टार्ट लेने के लिए या आपको अपना लाइफस्टाइल बदलने के लिए इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, हम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू फॉर कमिंग इन द शो। ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब अब हम बात करेंगे म्यूज़िक थेरेपी के ऊपर और साउंड थेरेपी के ऊपर, ख़ास तौर पे कि जो साउंड थेरेपी है वो आपको किस हद तक जो है ना वो हेल्प करती है फिज़िकली फ़िट रखने के लिए, मेंटली फ़िट रखने के लिए, और ये होना क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि जी है क्या, कैसे होती है। डॉक्टर मुबशरा हमारे साथ मौजूद हैं, वही हमें बताएंगे, स्पेशलिस्ट हैं सारे मामले में। अस्सलाम वालेकुम मुबशरा, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक है, वेलकम टू द शो। सबसे पहले तो जी ये बताइए कि जो साउंड थेरेपी है ये है क्या, कैसे करती हैं, फ़ायदे क्या हैं इन तमाम चीज़ों? बहुत ही वैल्यूबल इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक्स हैं जो यूजुअली साइकोथेरेपी में हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अगर कोई चीज़ इम्बैलेंस है, यानी स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी और घबराहट होना, नींद नहीं आना, और बिला वजह कोई भी चीज़ का फोबिया लेना, यानी अगर मैं ये कर दूंगी तो ये चीज़ हो जाएगी अपने सर पर, यानी कोई भी प्रॉब्लम तारी करना, तो उस चीज़ों को यूजुअली जो साइकोलॉजिस्ट हैं तो वो रेकमेंड करते हैं कि आप टैबलेट्स पे चले जाएं या आहिस्ता आहिस्ता
चीज़ को यानी आपके दिमाग को सुंद करते हैं। सही। तो हम जो थेरेपिस्ट होते हैं इस टाइप की चीज़ों से इंडल्ज करते हैं अपने पेशेंट को, जैसे हिप्नोसिस है, न्यूरो लिंग्विस्टिक पावर है जिसे हम NLP कहते हैं, काउंसलिंग और साउंड थेरेपी। साउंड थेरेपी बेसिकली वंस अ वीक डिपेंड करता है पेशेंट पे कि क्या नौयत है। 45 मिनट्स का सेशन होता है। ये अगर आप थेरेपिस्ट के पास जाएंगे तो इस टाइप के बॉल्स होते हैं और इससे बड़े बड़े भी बॉल्स होते हैं। अच्छा। जिसको हम स्ट्राइक करते हैं तो ईच बॉल की फ्रीक्वेंसी होती है, यानी हमारे अंदर जो मैग्नेटिक रेज हैं 7 जो हमें हमारी बॉडी को इस लाइक एक शेप में कवर करते हैं, हर रेज की एक अलग ट्यूनिंग होती है। तो उस ट्यूनिंग की जब जैसे हम गिटार बजाते हैं, गिटार बजाने से कोई भी एक तार टूट जाता है तो उसको हम ट्यून अप कैसे करते हैं, तो ये हम स्ट्राइक करके हम म्यूज़िक के थ्रू, ये साउंड के थ्रू, जैसे हम इवन रिसाइटेशन ऑफ कुरान करते हैं सूरह रहमान की, तो वो भी एक फ्रीक्वेंसी है। तो इसी तरीके से हम ये फ्रीक्वेंसी को लेके कोई भी मेडिकल या दिमागी जो इश्यूज क्रिएट होते हैं, और यूजुअली जो फेस इन सब चीज़ों के हर पेशेंट के फेसेस होते हैं, फेस 1, फेस 2, फेस 3। तो इन चीज़ों पे जो पेशेंट फेस 1 या 2 पे होता है तो वो बहुत पावरफुल होती हैं ये सारी चीज़ें। अच्छा, यानी एक्सट्रीम में जाने के बजाय ये चीज़ें हम साउंड थेरेपी से कवर अप कर सकते हैं। तो हम क्या कुछ डेमो देख सकते हैं? फिर इनके बारे में भी पूछेंगे कि जी ये इनको क्या कहती हैं आप? बर्तन मुझे तो लग रहा है, लेकिन आप लोग तो ज़ाहिर है कुछ कहते होंगे ना इनको। हम ये कहते हैं कि साउंड थेरेपी कहते हैं, ये बॉल सिंगिंग बॉल्स हैं। सिंगिंग बॉल्स हैं, सिंगिंग बॉल्स में हम इसमें पानी भी डालते हैं। अच्छा। पानी के साथ हम तरंग बजाते हैं, तरंग यानी म्यूजिक हो गया, और आप इसके साथ एक रेड कलर का पूरा ड्रमर स्टिक होती है। तो वो स्टिक मेरे पास इस वक्त नहीं अवेलेबल क्योंकि वो बहुत पावरफुल होती है। तो आपके जो साउंड सिस्टम और कैमरास वो हमेशा बहुत विजुअलाइजेशन में बहुत ज़्यादा स्टेप इन होंगे। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं स्पून लेके करूँगी ताकि आपकी फ्रिक्वेंसीज को भी हर्ट नहीं हो। सो ये हम तकरीबन 45 मिनट्स का सेशन है। ईच बॉल्स के अलग है, और अगर हम पानी के अंदर डालते हैं और फिर स्ट्राइक करते हैं वो बहुत पावरफुल होता है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो इंसोम्निया के शिकार है। यानी 4-4 दिन तक नींद नहीं आती है, ठीक है, 5 दिन तक नींद नहीं आती, वो पिल्स पे टैबलेट्स पे भी लास्ट वर्क नहीं करते, तो हम इस चीज़ों को फ्रीक्वेंसी आउट करते हैं। और ये वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती है, अगर आप भी फील करना चाहें। ओह यस जी, बहुत पावरफुल अच्छा, ये है। पेशेंट के हाथ में होगा? बिल्कुल, वो पेशेंट लाई डाउन करता है, उसके दोनों हाथों पे हम करते हैं। रूट चक्रा पे, ये रूट चक्रा ये है, समटाइम्स बैक कुंडलिनी पे हम लोग करते हैं। इस पे फिर से करेंगे आप? मैं आई वांट टू फील वेरी पावरफुल। इट्स वेरी पावरफुल, और ये वाइब्रेशन से जितनी इंटेगलमेंट है वो सब रिलीज आउट होती है। ओ, इसकी वाइब्रेशन तो और ज़्यादा है। जी बिल्कुल, एक और मैं स्ट्राइक कर देती हूँ, और ये यहाँ तक फील हो रही है। बिल्कुल एग्जैक्टली 101%। सबकी अलग अलग वाइब्रेशंस हैं। और ये सारी वाइब्रेशंस आपको स्ट्रेस से रिलीव करती है। वेरी नाइस। पहले बताती मैं आपके बराबर में बैठ जाती मज़ा आता मुझे। और जी, और ये सबसे डीप और पावरफुल है। इट सेज अप हियर कि ये पूरी बॉडी को बैलेंस करता है, ये एक बॉल, ठीक है। ओके, यस, इसकी वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा है। जी, तो ये हम पूरी बॉडी पे प्लेस करते हैं, स्ट्राइक करते जाते हैं 1 बाय 1, और ये इसकी फ्रीक्वेंसी आपके जो भी इवन बहुत इमोशनल, जैसे किसी की फैमिली में डेथ हो जाए और वो उससे रिकवर नहीं कर पाते, तो इन सब चीज़ों को हम इस्तेमाल करते हैं कि राइट अवे विदिन 3 सेशंस ये सारी चीज़ें क्लियर आउट हो जाती हैं। ये काफ़ी डीप है, ये इमोशनल के लिए इस्तेमाल होती है, यानी सौरो, बहुत ज़्यादा दुख, तकलीफ जो पास में डिफरेंट है। बिल्कुल, जो हम पास में रहते हैं कि वो चीज़ें हम लेट इट गो नहीं करते, ये उन चीज़ों को डिसोल्यूशन करता है। अच्छा, अब ये वाला फुल बॉडी के जो ऑरा सिस्टम है उसको बैलेंस करता है।
ये हाथ में ही रख के करना है या बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स पे भी बॉडी के रखना है? डिफरेंट पार्ट्स में हम हार्ट पे रखते अलग-अलग हैं, balls नेवल पे, रखते हैं? जी बिल्कुल। और अच्छा। वन बाय वन, जैसे ये एक शख्स लेटा हुआ है, हमने हर ओके। इस पे प्लेस किया, ये दोनों हाथों पे प्लेस हो गया, सही सही मैं समझ गई अब समझ कि- गए। और हाँ। ये हमने नेवल के नीचे रखा, ये पैरों के पास रखा, तो ये आपका पूरा जिस्म है, हमने इसकी प्लेसमेंट कर दी। दिस इज़ एक्सट्रीमली पावरफुल फॉर दोज पीपल जो नफ्सियात की बहुत डीप इंटेंगलिंग में वाबस्ता हैं, यानी बाइपोलर हो गए, स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट्स हो गए, मैनिक डिप्रेशन हो गए, साइकोलॉजिकल ट्रामाटाइज पेशेंट्स के लिए हम ये रेकमेंड करते हैं। आप इसका खुद weight भी ट्राई कर ज़्यादा? सकती हैं और देखें कि हाउ डू यू फील, क्योंकि आप भी लेकिन इसका तो एक तरीका भी होगा ना, बिल्कुल ऊपर आपके की तरफ करने में बजाएं। और मेरा करने में जी। फ़र्क है। कॉर्नर पे बजाएं आप, यहाँ जी करें, ये देखें, इससे पता लग रहा है कि कितना वाइब्रेट हो रहा है। बिल्कुल जी, आप कुछ भी- एच पे। और अच्छा डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि ये पाकिस्तान आपने कहाँ से सीखा है? ये कनाडा से, कनाडा में हो रहा है, कितना पॉपुलर है वहाँ? वहाँ पे काफ़ी, क्योंकि वहाँ पे विंटर ज़्यादा है तो पेशेंट ज़्यादा होते हैं, डिप्रेशन विंटर में तो शिकार- वैसे ही डिप्रेशन है, आपने देखा ना सारी शायरी दिसंबर में हो रही होती है हमारे यहाँ, क्योंकि हमारे दिसंबर में Exactly. हाँ, तो विंटर में डिप्रेशन ज़्यादा होता है। डिप्रेशन, तो वहाँ के पेशेंट्स को डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है, साइकोलॉजिकल इश्यूज बहुत ज़्यादा है, तो ये सब चीज़ें बहुत पावरफुल होती है। कुछ लोग इसको डिफरेंट पैनल पे इंडल्ज करते हैं, जैसे योगा में इंडल्ज कर दिया, बट आपको थेरेपिस्ट होना ज़रूरी है। पाकिस्तान में आपके इसका रुझान कैसा समझ आ रहा है, लोगों को करवाते हैं जब यहाँ मैं पे लोग? प्रैक्टिस कर रही थी तो मैं अपनी क्लिनिक पे प्रैक्टिस करती थी, तो वहाँ पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड था पेशेंट्स का। और 4 to 5 सेशंस हैं, वो अगेन एज अ थेरेपिस्ट हम ये रेकमेंड करते हैं कि आपके लिए ये चीज़ ज़्यादा बेहतर रहेगी। तो ये सारे स्ट्राइकिंग जो बॉल्स हैं इनकी अपनी अलग है ना, अगर मैं इसमें पानी डाल दूँ और फिर स्ट्राइक करूँ, क्या मुझे तो ये एक्सपीरियंस करना है डॉक्टर साहब, यहाँ तो पॉसिबल नहीं है, पर हम फॉर श्योर कमिंग टू यू कि अभी तो आप हज पे जा रही हैं, जी वापस आ रही हैं, तो जी आप माशाल्लाह से आप बहरिया टाउन आ जाएं। मेरी आप भी बहरे आज- टाउन में, जी, मैं भी बिल्कुल। बहरे टाउन में हूँ, बिल्कुल, बस अभी ब्रेक के बाद ये सारी बातें करेंगे कहाँ है कहाँ नहीं है। लेकिन हाँ, इसका अच्छा नॉर्मल लोगों के लिए भी ये कितनी हेल्पफुल हो सकती है? लाइक आपने बताया डिप्रेशन में है, नहीं है, तो उसके खासकर अलावा बच्चों के लिए बहुत पावरफुल है, क्योंकि अगर आपको अपनी मेमोरी तेज़ करनी है, जो बच्चे बहुत ज़्यादा स्टक होते हैं, पढ़ाई में आगे नहीं बढ़ते, तो उनके लिए हम उनकी बॉडी पे नहीं रखते, मतलब अगर बच्चा इधर लेटा हुआ है 8 to 10 years, तो हम उसके साइड पे रखते हैं, हाथ पे भी नहीं रखते, क्योंकि ये इतनी पावरफुल है कि बच्चे का मे बी हार्ट रेट रेज अप हो जाए। तो हम उनके जिस्म पे नहीं, साइड पे रखते हैं बच्चों के लिए। अगर टीनेज हैं, कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में इनके IQ लेवल्स, और आपको तो पता है प्रिपरेशन के लिए बहुत टफ है पाकिस्तान में एजुकेशन, तो उसके लिए इट विल बी परफेक्ट। आप टीनेजर्स पे आराम से इस्तेमाल करें, स्पेशली उन लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा वाइल्ड है, यानी आउट ऑफ कंट्रोल बच्चे होते हैं, सरकाज़म जिसे हम कहते हैं, चीखना Aggressive चिल्लाना, हों, aggressive bad behaviors बहुत, के साथ हों। बिल्कुल। और इवन ड्रग्स के लिए परफेक्ट रहेगा अच्छा। कि आप उन पेशेंट्स पे इस्तेमाल करें, बट आपको प्रॉपर थेरेपिस्ट होना लाजमी है, क्योंकि आप डील करें बच्चों के साथ, और स्पेशली एक और एलिमेंट अटैच हो गया ड्रग्स अब्यूज़ में, तो उसके लिए कोई भी गलत आदत हो, कोई भी XYZ हो, उसके लिए बहुत पावरफुल है। बट ये एक सेशन में नहीं होगा, ये तकरीबन आपको महीने में 2 सेशन लगेंगे। एक सेशन जो है वो आपको उसकी क्या कॉस्ट होती है डॉक्टर साहब? पाकिस्तान में जी मैं तो चार्ज कर रही थी 4000 रुपीज़, बाहर बहुत एक्सपेंसिव है, क्योंकि वहाँ पे 1 से 1.5 घंटा देते हैं, तो तकरीबन $200 भी चार्ज। सही सही सही। तो यकीनन आप प्रमोट भी कर रही हैं पाकिस्तान में भी इस चीज़ को, कि जाहिर सी बात है हमारी है, मुझे भी फ़र्स्ट टाइम ये आज पता लग रहा है, वाकई बहुत पावरफुल है, बिल्कुल। लगता है कि इसका इम्पैक्ट होगा। फिर जैसे आपने बताया ओवरऑल लोगों को ना समझने में टाइम लगता है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में टाइम जब लगता तक है। आप एक्सपीरियंस नहीं करेंगी ना, जैसे आप वाली बात इज़ वेरी पावरफुल, कि जब तक मैं एक्सपीरियंस नहीं करूँगी तो मैं आगे या
खुद किस तरीके से किसी को प्रमोट करूँगी या बताऊँगी। सही बात दूसरी चीज़, हमारे इवन स्किन केयर में बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं, एक्नी है, हेयर लॉस है मैसिव अमाउंट पे, और स्किन की ड्राइनेस है। अगर हम ये कहें कि पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा कम करते हैं, तो जब हम एक एलिमेंट यानी ये वाला और वो दूसरा वाला पानी के साथ जब हम ट्रीटमेंट करते हैं तो आपकी हेयर ग्रोथ भी तेज़ होती है। नंबर 2, आपको पानी की इंडल्जमेंट ज़्यादा होती है, यानी आपको ज़्यादा प्यास लगती है। डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा तेज़ हो जाता है, ताकि अगर आपको गैस्ट्रोराइटिस के इश्यूज़ हैं और आपको हेमोरॉइड्स हैं तो ओल्डर पेशेंट्स के लिए इट विल बी एक्सीलेंट। इवन नीज के तो हम यानी इट्स ओवरऑल ट्रीटमेंट कि आप साइकोलॉजिकल के मेंटल हेल्थ के साथ फिजिकल हेल्थ भी आप इसमें डील कर। सही, लेकिन फिर वही वाली बात कि प्रॉपर थेरेपिस्ट होना ज़रूरी है, जो कि बार बार डॉक्टर साहबा ने कहा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन द शो डॉक्टर साहबा, बहुत अच्छा लगा इसके बारे में जान के और हमें देख के कि वाकई ये बहुत पावरफुल है। और आपके शो में वक्त देने का भी बहुत शुक्रिया। रमशा कमल और टीम को यहाँ पर दीजिए इजाज़त, हम सबको अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखेगा। डॉक्टर साहबा आपने भी हमें हज में ज़रूर याद रखना है अपनी दुआओं में। हम यहाँ पर आपसे इजाज़त चाहेंगे, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह ने के बाद।